पार्ट 32 में देखते हैं कि जो किंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। बूम! एक जोरदार गर्जना के साथ जो किंग के हाथ में भाला जू जियाओ के 2 ब्लेडों से जोरदार टक्कर खा गया। विशाल आदिम ऊर्जा एक असीम ऊर्जा तूफान में बदल गई, जो तेजी से दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि दूसरी तरफ लूजिए और बाकियों के साथ चल रहे भीषण युद्ध को भी प्रभावित किया। चीख! हल्की सी आवाज के साथ जो किंग के शरीर पर पहने काले वस्त्र की आस्तीन, जिस ओर भाला था, कट गई और उसका हाथ प्रकट हुआ, जो जैद जैसा चिकना था। उस बांह पर रक्त की धारें चुपचाप बिखर गईं, नदियों की तरह एक दूसरे में मिल गईं और धीरे धीरे रक्त की धारा में बदल गईं। रक्त जो किंग की बांह से बहकर भाले के शाफ्ट में समा गया और फिर भाले के ब्लेड से टपकने लगा। इस प्रहार से जो किंग वास्तव में घायल हो गया। इस समय जब हमला समाप्त हो गया था, जू जियाओ का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि हड्डियों के चारों ओर केवल त्वचा की एक परत ही लिपटी हुई है। उसकी आभा तेजी से कम हो रही थी। अब वह प्रभावशाली शक्ति नहीं रही जो कुछ क्षण पहले थी। जैसा कि जो किंग ने उम्मीद की थी, जू जियाओ की विधि में वास्तव में केवल एक ही वार की ताकत थी। जो किंग, बस तुम रुको। जू जियाओ हंसी और अगले ही पल एक चांदी की रोशनी चमक उठी। जो किंग की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। वह आगे बढ़ा लेकिन अभी भी एक कदम धीमा था, केवल ये देखने में सक्षम था कि जू जियाओ को तुरंत महान टेलीपोर्टेशन तावीज़ द्वारा दूर भेज दिया गया था। वह महान टेलीपोर्टेशन तावीज़ इस समय कुचला नहीं गया था, बल्कि उस क्षण चुपके से बिखर गया जब जू जियाओ और जो किंग ने ब्लेड पार किए। जू जियाओ ने जो भी तरीका अपनाया, उसने किसी तरह टेलीपोर्टेशन के अंतिम क्षण तक ताबीज के उतार चढ़ाव को दबा दिया, जिससे जो किंग को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। फिर भी वह आदमी भाग निकला। एक क्षण के बाद अस्थिर भाव के साथ अपनी जगह पर खड़े होकर जो किंग ने अपना सिर घुमाकर लूजिए और अन्य लोगों की ओर देखा, जो अभी भी दूसरी तरफ लड़ाई में लगे हुए थे। जो किंग ने अपना हाथ मुक्त कर लिया, लेकिन वांग झाओ ने खुशी का कोई संकेत नहीं दिखाया। यदि उसका अनुमान गलत नहीं होता, तो जो किंग संभवतः लिनसू को नाराज करने के डर से उसकी मदद नहीं करता। और वास्तव में यही मामला था। चुपचाप वांग झाओ की ओर देखते हुए जो किंग ने दूर से इशारा करते हुए अपने हाथ बढ़ाए। भाई वांग, जू जियाओ के साथ लड़ाई के बाद मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैं इस समय आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, कृपया समझें। वांग झाओ ने मन ही मन उपहास किया। कोई बात नहीं। उसकी बर्फीली निगाहें भेड़िए जैसी लूजिए और लिंगिए पर टिकी थीं, और उसकी परिधीय दृष्टि यान सुसेन पर पड़ी जो दूर से चुपके से उन्हें सहारा दे रही थी। फिर स्पेस रिंग की एक चमक के साथ उसने तेजी से एक छोटी बोतल निकाली और एक अजीब गहरे रंग की गोली उंडेल दी। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लूजिए और अन्य दो उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन उनकी गति स्पष्ट रूप से वांग झाओ की गोली लेने की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। दृश्य में किसी को भी गोली की प्रकृति का पता नहीं चला, लेकिन इसे लेने के बाद वांग झाओ की आभा स्पष्ट रूप से बढ़ गई। लूजिए और अन्य दो के भावों में बदलाव के साथ वांग झाओ ने अपने ब्लेड से वार किया और फिर से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। उसकी आंखों में शीतल दिव्य प्रकाश के भीतर पीड़ा और तात्कालिकता दोनों छिपी हुई थीं। गोली के दुष्प्रभावों से उत्पन्न दर्द तथा हृदय में समय की तीव्र अनुभूति से उत्पन्न तात्कालिकता। यद्यपि यह एक लंबी मुठभेड़ लग रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच प्रारंभिक टकराव के बाद केवल आधा घंटा ही बीता था। अब अवसर भूमि में प्रवेश करने पर अवसर अभी भी मौजूद होना चाहिए। यद्यपि लिनसू को अपमानित करना कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण था, लेकिन इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन उन्होंने इस अवसर को बिना किसी कीमत के हाथ से जाने देने से इनकार कर दिया। ये सोचते ही वांग झाओ की ब्लेड कौशलता और अधिक उन्मत्त हो गई। मारना ... क्या यह अंधेरी वेदी है? अंधेरे मंदिर के अंदर लिनसू और 3 छोटे बच्चे पहले ही सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच चुके थे। गुई की उत्सुकता को महसूस करते हुए लिनसू ने अपनी थोड़ी खुजाई और अपने सामने के अस्तित्व की सावधानीपूर्वक जांच की। यह एक वेदी थी जो अनगिनत काले धब्बों से घनीभूत थी, जो कुछ हद तक टाइम जीरो सीक्रेट दायरे में टाइम वेदी के समान थी, लेकिन आकार में टाइम वेदी से छोटी थी। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, टाइम अल्टर एक पृथ्वी स्तरीय गुप्त क्षेत्र का गुप्त क्षेत्र कोड है। चाहे डार्क अल्टर कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, ये थोड़ा कम होना चाहिए। वेदी के आधार पर तरल पदार्थ का एक कुंड था जो एक छोटे तालाब जैसा दिखता था, हालांकि आकार में छोटा था, जो वेदी के मध्य 2 मीटर के गोलाकार अवसाद क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें अंधकार का सार समाहित था, जो सारे प्रकाश को निगल जाना चाहता था, यहाँ तक कि लिनसू, जो यूयू के वश में थी और जिसे रात्रि दृष्टि की शक्ति प्राप्त थी, वह भी नहीं देख सकी कि यह वास्तव में कितना गहरा था। बिना अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता के केवल एक झलक से यह स्पष्ट हो गया कि इस तथाकथित डार्क अल्टर का मूल काले तरल का वह टुकड़ा था। गुई, एक बार कोशिश करके देखो। लिनसू ने उत्सुक गुई को थपथपाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सावधान रहो, सुरक्षित रहो। क्या? समझ गया। गुई ने लिनसू की सलाह को आत्मसात करते हुए भारी स्वर में सिर हिलाया।
फिर उसकी आकृति तरल के ऊपर दिखाई दी और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसके शरीर को नियंत्रित किया। तरल, जो सिर्फ एक पतली परत जैसा दिख रहा था, उसकी गहराई लिनसू की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, या शायद किसी और जगह से जुड़ी हुई थी। गुई की आकृति सहजता से उसमें विलीन हो गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। यहाँ तक कि लिनसू और गुई के बीच गार्जियन बीस्ट अनुबंध का संबंध भी इस समय शांत हो गया। फिर पूरी वेदी थोड़ी सी कांपने लगी और अंधकार में तात्विक ऊर्जा कंपन करने लगी, जिससे वेदी के केंद्र में तरल पदार्थ में लहरें बनने लगीं। ये बहुत आरामदायक लगता है। अंधेरे तात्विक ऊर्जा को और अधिक तीव्र होते हुए महसूस करते हुए लिनसू के मन में एक आवाज गूंजी, मैं भी अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। आगे बढ़ो। लिनसू मुस्कुराए, कब्जे की स्थिति को दूर करते हुए यूयू को खुशी से वेदी की ओर उड़ने की अनुमति दी, फिर क्यू को उठा लिया। वे दोनों यहाँ रुककर प्रतीक्षा कर सकते हैं। गुई के विपरीत यूयू ने सीधे तरल में गोता नहीं लगाया, बल्कि उसकी रुचि तरल में ही थी। तरल पदार्थ के ऊपर मंडराते हुए यूयू ने सावधानी से हाथ बढ़ाकर तरल पदार्थ को छुआ। जब उसे लगा कि कोई खास समस्या नहीं है, तो उसने ध्यान से एक मुट्ठी भर तरल पदार्थ उठाया और अपने मुंह तक ले गया। वास्तव में इसका उद्देश्य शुद्ध डार्क एनर्जी से भरे तरल को सीधे पीना था। एक छोटा सा घूंट लेने के बाद यूयू के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, मानो वह इसका स्वाद ले रहा हो। जल्द ही उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और मुट्ठी भर घूंट भर लिया। ये स्पष्ट नहीं है कि यूयू को तरल पदार्थ का स्वाद कैसा लगा, लेकिन उसके हाव भाव को देखते हुए संभवतः वह प्रिय नहीं था। तरल पदार्थ अनंत लग रहा था। यूयू द्वारा थोड़ा सा पीने के बाद भी सतह का स्तर नहीं बदला। इस प्रकार यूयू को आश्वस्त महसूस हुआ। इसका असर दूसरे भाई पर नहीं पड़ना चाहिए। टेलीकिनेसिस की सहायता से उसने हवा में एक अदृश्य छोटा कप बनाया तथा अपने छोटे से हाथ से उस काले तरल पदार्थ को एक के बाद एक कप में भर लिया। आज का विशेष पेय, असीमित रिफिल। तरल में डूबे हुए गुई ने अपने भीतर तीव्र समृद्ध अंधेरी ऊर्जा के साथ साथ भारी अंधेरे नियम शक्ति को भी महसूस किया। एक अदृश्य शक्ति ने तरल पदार्थ के भीतर भरी ऊर्जा को उसके शरीर के हर हिस्से में रिसने दिया। ये वेदी की शक्ति होनी चाहिए। गुई ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की, फिर प्रतिरोध को रोकने के लिए अपने शरीर को नियंत्रित किया, जिससे अंधेरे ऊर्जा को इसमें शामिल होने की अनुमति मिली। विकास के बाद से इसने अधिकांशतः स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, यहाँ तक कि अपने नियमों की अंतर्दृष्टि को स्थानिक दिशा की ओर अधिक केंद्रित कर लिया था। इस डार्क ऊर्जा की समृद्धि की तुलना केवल उस समय से की जा सकती है जब उसने दूर से डार्क लिन के 9वें स्तर के संसाधन से बह रही शक्ति को महसूस किया था। केवल डार्क एनर्जी का निरंतर प्रवाह ही इसके सामान्य ऊर्जा स्तर को लगातार बढ़ा रहा था। सौभाग्य से ये पहले ही सम्राट के पद तक पहुंच चुका था। अगर यह अभी भी सेनापति के पद पर होता तो अपनी सामान्य ऊर्जा सीमा तक पहुंचने पर भी यह इतनी विशाल शक्ति को समायोजित नहीं कर पाता। डार्क रूल पावर ने भी गुई को काफी आश्चर्यचकित किया। गुई की डार्क रूल पावर की उत्पत्ति डार्क लिन से हुई थी। ये जानता था कि यह आदर्श नहीं है, लेकिन शायद ही कभी इसे अंधेरे नियमों की बेहतर जानकारी मिल पाती। अब यह मिल गया। इस तरल पदार्थ के भीतर छिपे अंधेरे नियम सर्वव्यापी प्रतीत होते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरे नियमों की अंतर्दृष्टि किस पहलू का समर्थन करती है, इससे प्रेरणा और सुधार प्राप्त करना संभव प्रतीत होता है। ऐसे विशेष अंधकार में नियमों ने गुई को उसमें डूब जाने पर मजबूर कर दिया। इस बीच वह भविष्य में अपने नियमों के मार्ग पर भी विचार कर रहा था। यद्यपि बिग ब्रदर की समय प्रणाली की अंतर्दृष्टि केवल चौथे स्तर की थी, लेकिन इसका सार पहले से ही भिन्न था, जो समय स्थिरता से समय त्वरण में परिवर्तित हो गया था, और यह केवल शुद्ध अंधकार को समझना नहीं चाहता था। अंधकार के और अधिक पहलू और विविधताएं होनी चाहिए, और अभी यह इसके लिए एक अच्छा अवसर था। ये सर्वव्यापी अंधकार में ऊर्जाएं महान लाभ प्रदान कर सकती हैं, चाहे वे अंधकार में नियमों को किसी भी दिशा में प्रकाशित करना चाहें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उसका मन अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तनों में डूब गया तथा उसके भीतर विलीन हो चुकी शासन शक्ति को ध्यानपूर्वक महसूस करने लगा। अपने विचारों के निरंतर परिवर्तन के साथ ये सर्वव्यापी अंधकार में नियम भी परिवर्तित हो गए तथा विभिन्न मार्गों के नियम प्रकट हुए, जब तक उसके दिमाग में लाल रंग की 2 आंखें प्रकट नहीं हो गईं। गुई का शरीर झटका खाकर तुरंत वास्तविकता में लौट आया। क्या यह आत्मा मास्टर द्वारा छोड़ी गई मनोवैज्ञानिक छाया थी जो फीकी नहीं पड़ी थी? ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। गुई सोचने से खुद को नहीं रोक सका। अभी अभी कुछ बात मन में आए और अगले ही क्षण उन सर्वव्यापी अंधकार में नियमों के भीतर आत्मा मास्टर की ऊर्ध्वाधर पुतलियां प्रकट हुईं। वह तो बस हृदय के भीतर के अंधकार पर ही विचार कर रहा था। प्रकाश और अंधकार केवल भौतिक अवधारणाएं नहीं हैं, उनमें अधिक अमूर्त, अधिक व्यक्तिपरक पहलू भी हो सकते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं और आमतौर पर अच्छे पक्ष को प्रकाश माना जाता है, जबकि बुरे पक्ष को अंधकार माना जाता है। जहां तक अच्छे और बुरे की परिभाषा का सवाल है, ये व्यक्तिपरक है।
मन का अंधेरा पक्ष। गुई गुई के दिमाग में 7 पापों का रूलेट अचानक बिना किसी चेतावनी के सामने आ गया। ये भयावह अस्तित्व मन के अंधेरे पक्ष को पूरी तरह से परिभाषित करता प्रतीत होता है। क्या ये संभवतः अपने अंधेरे नियमों की अंतर्दृष्टि को इस दिशा में परिवर्तित कर सकता है? यह आश्चर्य की बात नहीं थी। जैसे जैसे उसके विचार बदलते गए, सर्वव्यापी अंधकार में शासन शक्ति धीरे धीरे उसकी कल्पना के अनुरूप मन के अंधकार में पक्ष के नियमों में परिवर्तित होती गई। गुई गुई पूरी तरह से इसमें डूब गया। उसने वेदी की शक्ति के तहत अंधेरे अलौकिक ऊर्जा को अपने शरीर में भरने दिया, लगातार अपने सामान्य ऊर्जा स्तर को बढ़ाया, अंधेरे नियमों की इस नई दिशा को समझने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। हिस रोंग जून का हाथ सचमुच कठोर है। रक्त रंग के स्थान के अंदर आत्मा मास्टर आलसी ढंग से फैला हुआ था। रक्त के एक कुंड से शक्ति को अवशोषित कर रहा था, धीरे धीरे पहले की तुलना में काफी पतले रक्त धुंध को फिर से भर रहा था। उस समय ये भी समझ में आया कि रोंग जून की कार्रवाई संभवतः गुई गुई के गुस्से को बाहर निकालने के लिए थी। मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, स्पिरिट मास्टर ने धीरे से बुदबुदाया, फिर हंसते हुए कहा, लेकिन यह इसके लायक था। यंगलिंग को सफलतापूर्वक एक संवेदनशील प्राणी में परिवर्तित करना, इसमें थोड़ी सी मारपीट क्या है? उसकी लाल रंग की खड़ी पुतलियों में क्रूरता कम हो गई थी, उसकी जगह प्रत्याशा ने ले ली थी। वह सोच रहा था कि अंडे से निकलने के बाद वह छोटा सा जीव कैसा होगा। आत्मिक गुरु, कृपया दोषी शिष्य पर निर्णय सुनाएं। इस रक्त रंग के स्थान के एक कोने में लगे रक्त लाल क्रिस्टल बॉल के माध्यम से सम्मान और भय से युक्त एक आवाज प्रसारित हुई। इस प्रकार स्पिरिट मास्टर ने अपना ध्यान थोड़ा सा स्थानांतरित कर दिया तथा क्रिस्टल बॉल के माध्यम से अंतरिक्ष में एक निश्चित बिंदु की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में प्रकाश का एक इंद्रधनुष घूम रहा था, मानो 7 पापों के अनुरूप 7 सिंस रूलेट को प्रतिबिंबित कर रहा हो। अमर नियम तकनीक, निर्णय आंख। इसके अनुसार बंदी बनाया गया संप्रदाय का शिष्य अब हरे प्रकाश की एक पतली परत में लिपटा हुआ था, जिसके चारों ओर अनगिनत भ्रामक छवियां थीं, जो उसके द्वारा किए गए पापों को प्रदर्शित कर रही थीं। आत्मा गुरु ने असंतोष से घुरघुराहट की। उसकी आवाज नरक से दहाड़ते किसी राक्षस की तरह ठंडी और कर्कश थी। शक्ति का दुरुपयोग, संप्रदाय के संसाधनों का दुरुपयोग, ये लालच का पाप है। चूंकि यह पहला अपराध है और ज्यादा दुरुपयोग नहीं हुआ है, इसलिए पद छीन लो, आत्मा को 20 बार कोड़े मारो। रक्त लाल क्रिस्टल गोला शीघ्र ही मंद हो गया और स्पिरिट मास्टर अंतरिक्ष में अपनी सुस्त स्थिति में पुनः लेट गया। एक संप्रदाय के कानून प्रवर्तक के रूप में यह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। 7 पापों पर महारत हासिल करने के बाद यह एक नज़र में ये जान सकता था कि संप्रदाय के भीतर शिष्यों ने क्या गलतियां की और उन गलतियों की गंभीरता क्या थी। इस प्रकार पूरी तरह से निष्पक्ष निर्णय लिया जा सकता था। ऐसी छोटी मोटी सजाओं के लिए केवल निर्णय देने और दोषसिद्धि करने की आवश्यकता थी। दंड का विशिष्ट क्रियान्वयन संप्रदाय के भीतर निष्पादन के लिए जिम्मेदार शिष्यों द्वारा किया जाता था। हालांकि अधिक गंभीर परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि संप्रदाय के अमर लोगों में से शिष्यों को सबसे अधिक भय इसी से था। उसके द्वारा किए गए अनगिनत निर्णयों के बारे में सोचते हुए आत्मा मास्टर की उन क्रूर ऊर्ध्वाधर पुतलियां विलाप की एक झलक के साथ चमक उठीं। 7 पाप जब हृदय में उत्पन्न होते हैं तो प्राणियों के आचरण में विचलन पैदा कर सकते हैं तथा वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई संसार के सभी जीवों के 7 पापों को जड़ से उखाड़ सके तथा उसमें से परम बुराई को मिटा सके। अफसोस, ये केवल इच्छाधारी सोच ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा स्तर स्पिरिट मास्टर की क्षमताओं से बहुत परे था। शायद केवल अमर अवस्था से ऊपर एक ऐसा स्तर जिस तक कोई भी विचित्र जानवर कभी नहीं पहुंच पाया है, ऐसी विलक्षण उपलब्धि हासिल की जा सकती है। जिस प्रकार प्रकाश अनिवार्य रूप से छाया डालता है, उसी प्रकार जब तक आत्मा और बुद्धि है, 7 पाप बढ़ते रहेंगे और छिपते रहेंगे। केवल एक ही चीज़ है जो व्यक्ति कर सकता है, वह है उन्हें दबाना ताकि वे स्वयं को प्रभावित न करें। 7 पापों का स्वामी होने के नाते आत्मा स्वामी को इस विषय पर सबसे अधिक अधिकार प्राप्त था। यहाँ तक कि यह पाप की वृद्धि से बच नहीं सका, लगभग पूरी तरह से 7 पापों द्वारा निगल लिया गया तथा बुराई द्वारा शासित और गुलाम बना लिया गया। ये देखकर आत्मा गुरु की आंखों में गर्व की चमक चमक उठी। पाप का ये नियम इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, है ना? यह अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण ही संभव हो पाया, जिसने अपने पाप को 7 पापों के रूलेट में बदलने का शानदार विचार प्रस्तुत किया तथा पाप की शक्ति को पूरी तरह से नियम कलाकृति में स्थानांतरित कर दिया, जिससे इसने सफलतापूर्वक इस नियम पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पाप के स्थानांतरित हो जाने से उसका हृदय में बढ़ना बंद हो गया और स्वाभाविक रूप से हृदय अब बुराई से प्रभावित नहीं होगा। जैसे ही आत्मा गुरु इस विचार का आनंद ले रहे थे, अचानक एक हल्की सी क्रोध भरी आवाज प्रकट हुई, जो अंतरिक्ष में गूंज उठी, आत्मा गुरु, शाबाश। आत्मा मास्टर सहज रूप से कांप गया। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखाई दी। यानसू, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? स्वर्ग और पृथ्वी की साक्षी में इसे यानसू ने अभी अभी पीटा था। इसने इस बार कुछ भी नहीं किया था। बहुत हो गई बातें, मेरे साथ आओ।
चांदी की रोशनी की एक चमक और यानसू ने जबरदस्ती आत्मा मास्टर को ले लिया, जो एक अंधेरे स्थान पर प्रकट हुआ। ये डार्क टेम्पल के केंद्र में डार्क वेदी थी। आत्मा गुरु एल्डर यानसू एल्डर यूयू और क्यूक्यू को अपना भाग्य गंवाते देख लिनसू ने तुरंत दोनों अमरों की उपस्थिति को भांप लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई दी। तुम यहाँ क्यों हो? लिनसू को समझाने की जहमत उठाए बिना यानसू ने उदासीनता से आत्मा मास्टर की ओर देखा। देखो तुमने क्या किया है। आत्मा मास्टर की लाल आंखें अंतहीन अंधेरे के माध्यम से डार्क अल्टर की ओर देख रही थीं। उन्होंने गुई गुई को अंधेरे के एक क्षेत्र में घिरा हुआ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य तेजी से चमक रहा था। असंभव। दो बुजुर्गों, क्या गुई गुई को कुछ हुआ है? स्पिरिट मास्टर और यानसू दोनों को देखकर लिनसू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आपको समस्याओं का सामना करने की संभावना नहीं थी। उसने वेदी के भीतर तरल पदार्थ में प्रवेश नहीं किया था, केवल उसके पास बैठकर उससे पानी पी रहा था। उसकी निरंतर ऊर्जा मूल्य वृद्धि के अलावा सब कुछ सामान्य था। तो ये केवल यही हो सकता है कि गुई गुई के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटी हो। स्पिरिट मास्टर को अभी भी अचंभित देखकर यानसू असहाय होकर बोली, डार्क अल्टर के भीतर ये तरल डार्क ट्रू ओरिजिन के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका स्तर अधिक नहीं है, ये सभी पहलुओं को समाहित करता है, जिससे इसके माध्यम से डार्क प्रकार के नियमों की किसी भी समझ को नियम अंतर्दृष्टि को बढ़ाने की अनुमति मिलती है। लिनसू का चेहरा और अधिक उलझन भरा हो गया। यह कोई खतरनाक बात नहीं लगती है न? गुई गुई के बारे में क्या? घबराहट से वह बोला, गुई गुई अब कैसी है? गार्जियन बीस्ट अनुबंध की निष्क्रियता के कारण वह इस समय गुई गुई की स्थिति को महसूस नहीं कर सका। पहले तो वह चिंतित नहीं था, लेकिन अब वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। शुरू में यह अवसर खतरनाक नहीं था और यह किसी भी अंधकार में प्राणी के लिए काफी मददगार होता है। यानसू की आवाज में कुछ लाचारी थी, लेकिन गुई गुई ने अपने मौजूदा अंधकार में नियमों को समझना छोड़ दिया और इसके बजाय आध्यात्मिक स्तर से जुड़े अंधकार में नियमों को समझना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर यानसू की आवाज और अधिक कठोर हो गई। आत्मा गुरु, यदि आपका प्रभाव न होता तो गुई गुई ने निश्चित रूप से ऐसा चुनाव नहीं किया होता, लेकिन आप पूरी तरह से मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। आत्मा मास्टर को धीरे धीरे होश आया और वह असहाय होकर बोला। उसने पहले ही गुई गुई पर पापी प्रकाश के साथ रंगों को पागलपन से टिमटिमाते हुए देखा था और वह अंदर ही अंदर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। आजकल के युवा जानवर सचमुच कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। लिनसू आधी समझ में थी। ऐसा लग रहा था कि गुई गुई ने समझने के लिए एक और अंधकार में नियम चुनने का इरादा किया था और चुने गए अंधकार में नियम का आत्मा से कुछ संबंध था। लेकिन यानसू, क्या नियमों को समझने से ही कोई खतरा है? लिनसू ने उत्सुकता से पूछा। इससे उनकी अज्ञानता उजागर हो गई। ब्लू स्टार पर ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। सामान्य नियम तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक प्रकार के नियम स्वाभाविक रूप से समझने वाले पर आसानी से असर डालते हैं। यानसू ने गंभीरता से कहा, खासकर आत्मा के अंधकार में पहलू, और गुई गुई में तो कोई आत्मा प्रकार भी नहीं है। उसकी मानसिक रक्षा क्षमता पहले से ही कमजोर है। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, पहले के 7 पापों के रूले से बची हुई शक्ति अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। यानसू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वह बची हुई शक्ति भी अब सक्रिय हो गई है। लिनसू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यानसू के स्पष्टीकरण से उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया। यूयू ने पहले ही अवशोषण बंद कर दिया था और जैसे ही 2 अमर प्रकट हुए, वह लिनसू के पास लौट आया। इस समय लिनसू यूयू और क्यूक्यू के साथ डार्क ट्रू ओरिजिन की गहराई को चिंतित और तनावपूर्ण रूप से देख रहा था। अगले ही क्षण डार्क ट्रू ओरिजिन से अचानक लहरें उठी और एक छाया तेजी से उसमें से निकलकर बाहर आई। ये गुई गुई निकला। गुई गुई की हालत अत्यंत विचित्र थी। वह उन्मत्त इरादे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी इंद्रियां खो दी हों। अगले ही पल वह पागलों की तरह लिनसू की दिशा में झपटा। दरार शून्य में एक पिंजरा बनाया गया जिसमें गुई गुई को तुरंत कैद कर दिया गया। यानसू ने हस्तक्षेप किया था। वह अपने बगल में खड़े आत्मा गुरु की ओर हताश होकर देखने लगा। जल्दी से कुछ सोचो। बूम बूम। यद्यपि रोंगजुन द्वारा निर्मित अस्थायी पिंजरे ने गुई गुई की स्थानिक शक्तियों को बंद कर दिया था, जिससे वह आयाम परिवर्तन के माध्यम से भागने से रोक रहा था, फिर भी आंतरिक रूप से विक्षिप्त गुई गुई भागने की कोशिश करते हुए पिंजरे से टकराता रहा। लिनसू ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे केवल अराजक दहाड़ें ही सुनने को मिलीं। इससे लिनसू का मन बहुत भारी और चिंतित हो गया। क्या नियमों को समझने मात्र से इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है? वह अपने आप को रोक नहीं सका और पास में खड़े आत्मा गुरु की ओर देखने लगा। स्पिरिट मास्टर ने पहले भी यंगेन की सहायता के लिए गुई गुई पर 7 पापों के रूले का उपयोग किया था, वह भी बिना किसी बुरी मंशा के, इसलिए लिनसू ने स्पिरिट मास्टर को दोष नहीं दिया। हालांकि चूंकि यह 7 पापों के रूले से स्पिरिट मास्टर की अवशिष्ट शक्ति है, इसलिए गुई गुई की स्थिति को हल करने के लिए स्पिरिट मास्टर की आवश्यकता हो सकती है। आत्मा गुरु, क्या आपके पास गुई गुई को सामान्य करने का कोई तरीका है?
कृपया, लिनसू ने थोड़ा झुककर कहा, बोलते समय उनके चेहरे पर गंभीरता थी। म्याऊं, ओमेगा ओ कृपया छोटे भाई को ठीक होने दो। लिनसू के अलावा कियू ने भी आत्मा मास्टर को उत्सुकता से देखा। जब गुई गुई पहले उनकी ओर झपटा था तो उसने कियू को भी डरा दिया था। अपने करीबी दोस्त को ऐसी हालत में देखकर कियू को अवर्णनीय रूप से व्यथित और चिंतित महसूस हुआ। हम आशा है कि दूसरा भाई जल्द ही ठीक हो जाएगा। उनके बगल में यू ने घबराहट से उन्मत्त गुई गुई को देखा, उसके छोटे हाथों को पकड़कर उसके लिए चुपचाप प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आत्मा गुरु एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, एक रास्ता है। किस तरफ? लिनसू ने अपनी आंखें चौड़ी की और जल्दी से एक सवाल पूछा। सबसे पहले हमें गुई गुई को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कराने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आत्मा गुरु ने बिना रुके तेजी से बोलते हुए कहा, चूंकि यह पहले से ही अंधकार में मन की परत के नियमों को समझ चुका है, इसलिए हम इसकी वर्तमान नियम बोध को मिटा नहीं सकते। मन के अंधकार में पक्ष का प्रतिरोध करने की इसकी क्षमता को बढ़ाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। और मानसिक प्रतिरोध को बढ़ाकर आध्यात्मिक शक्ति में विकसित होना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि समस्या यह है कि गुई गुई को विकास कौशल, गहरी नींद और स्वप्न में महारत हासिल करनी होगी और उपयुक्त विकास संसाधन हासिल करने होंगे। स्पिरिट मास्टर की आवाज़ थोड़ी रुकी, थोड़े समय में ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये किया जा सकता है। स्पिरिट मास्टर के शब्दों को सुनकर लिनसू पहले तो दंग रह गया, फिर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। गुई गुई पहले से ही गहरी नींद और सपने में महारत हासिल कर चुका है। विकास कौशल में प्रवीणता स्तर नहीं होता, उनमें निपुणता प्राप्त करना ही पर्याप्त है, तथा वे जानवर को अधिक प्रभावित नहीं करते। इसलिए कई चीजें सीखना भी ठीक है। जब गुई गुई अभी भी एक जादू मास्टर था और कियू एक फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो था, तो लिनसू को नहीं पता था कि ये दो छोटे लोग भविष्य में क्या विकसित हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षणभंगुर विकास के अवसरों का लाभ उठा सकें, लिनसू ने उन्हें पहले से ही सभी संभावित विकास कौशल सीखने को कहा। ये वास्तव में एक बरसात के दिन की तैयारी थी। अब ये सचमुच काम आ गया था। ओह, पहले ही सीख लिया। स्पिरिट मास्टर थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने राहत की सांस ली। विकास कौशल सिखाने के लिए सामान्य मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। यदि गुई गुई ने पहले से ही गहरी नींद और स्वप्न नहीं सीखा होता तो उसकी वर्तमान स्थिति में ये कठिन होता। चूंकि यह मामला है तो समस्या विकास संसाधनों में है। आत्मा मास्टर की आवाज़ थोड़ी रुक गई। वह संप्रदाय से कुछ विकास संसाधन लाने का सुझाव देने ही वाला था कि लिनसू ने फिर से बात की। विकास के संसाधन भी होने चाहिए। लिनसू ने गहरी सांस ली। गुई गुई के जादुई स्थान में एक भूतिया उल्लू का एक डार्क सोल ऑर्ब है। वह भूतिया उल्लू अभी अभी अमर हुआ है। ये तब की बात है जब हिम भालू ने भूत उल्लू राजा को मार डाला था और लिनसू ने गुई गुई को गुप्त रूप से इसे अलग रखवा दिया था। तब से वह संसाधन गुई गुई के पास ही रहा, लेकिन क्योंकि उसमें अंधेरे तत्वों के अलावा आध्यात्मिक शक्ति भी थी, गुई गुई उसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने पास ही रखना पड़ा। अब यह अंततः उपयोगी है। हो, आत्मा मास्टर और रोंगजुन ने एक साथ आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। एक नव अमर भूत उल्लू से एक डार्क सोल ऑर्ब। भूत उल्लू में अंधकार में और आध्यात्मिक दोनों तत्व थे जो आवश्यक विशेषताओं के अनुरूप थे। अमर हो जाने के कारण इसका डार्क सोल ऑर्ब निस्संदेह स्तर 8 के संसाधनों से अधिक शक्तिशाली था और इसे स्तर 9 के करीब माना जा सकता था। गुई गुई के अंधेरे तत्व और अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होने के कारण आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित करने के लिए अंधेरे शक्ति का उपयोग कर सकती है, जिससे गुई गुई को अवशोषण को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिलती है। इस मामले में किसी अन्य विकास संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, केवल यही पर्याप्त होगा। तथापि आत्मा मास्टर और रोंगजुन की आंखों में एक साथ जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। लिनसू को इतनी अच्छी चीज कैसे मिली? ये जिज्ञासा क्षणिक थी। हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है और अभी इस पर विचार करने का समय नहीं था। आत्मा गुरु ने दृढ़ता से बोलते हुए एक निर्णायक निर्णय लिया। उस स्थिति में मैं अस्थायी रूप से गुई गुई पर मानसिक प्रभावों को दबा दूंगा, जिससे वह कुछ समय के लिए अपनी मानसिक स्थिति पुनः प्राप्त कर सके और फिर जल्दी से विकास का प्रयास कर सकूं। 7 पापों से उत्पन्न इस अराजक शक्ति को आत्मा मास्टर स्वाभाविक रूप से दबा सकता था, लेकिन केवल अस्थायी रूप से, जड़ के बजाय लक्षण को संबोधित करते हुए। जब तक कि आत्मा मास्टर लगातार गुई गुई के साथ रहकर उसे दबाने में मदद नहीं करते, जो कि अवास्तविक था। जैसे ही वह बोला, 7 पापों वाला रूलेट धीरे धीरे स्पिरिट मास्टर के शरीर से बाहर निकला। पहले के विपरीत इस बार रूलेट की शुरुआती 7 बत्तियां पहले से ही चमक रही थीं। प्रकाश की 7 किरणें 7 अलग अलग शक्तियों में परिवर्तित हो गईं और उनके मार्गदर्शन में गुई गुई की आत्मा से एक ही मूल के 7 पापों को बलपूर्वक बाहर निकाला गया। जैसे ही 7 रंगों वाली रोशनियां प्रकट हुईं, गुई गुई की चेतना धीरे धीरे स्पष्टता की ओर लौट आई। इस समय पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए गुई गुई कुछ भयभीत लग रही थी।
लगभग एक आपदा घटित हो गई। हालांकि पहले पागलपन के कारण उसने अविवेकी व्यवहार किया था, फिर भी उसे उस दौर की याद नहीं रही। अब जब विवेक वापस आ गया है तो उसे समझ आ गया है कि आगे क्या करना है। हाँ, मैं निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके विकसित हो जाऊंगा। गुई गुई चिल्लाया, फिर तेजी से जादुई स्थान से डार्क सोल ओब बाहर निकाला। डार्क सोल ओब को अपनी आंखों से देखकर स्पिरिट मास्टर और रोंग मास्टर दोनों ने थोड़ा सिर हिलाया। इस ग्रह पर वस्तुतः शाश्वत उतार चढ़ाव था। ये बहुत मजबूत नहीं था, स्पष्ट रूप से इसके टूटने के संकेत दिख रहे थे। हालांकि इस समय गुई गुई के लिए यह बिल्कुल सही था। एक अग्रणी स्तर के रूप में यह इतने शक्तिशाली संसाधनों को अवशोषित नहीं कर सकता है, लेकिन एक संप्रभु स्तर के रूप में यह ऐसा कर सकता है। यदि यह डार्क सोल ओब अधिक शक्तिशाली होता और वास्तव में 9वीं श्रेणी के संसाधनों के स्तर तक पहुंचता, तो गुई गुई को इसे पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए कम से कम एक सम्राट स्तर की आवश्यकता होती। गुई गुई, आगे बढ़ो। लिंसू ने गहरी सांस ली और गुई गुई को प्रोत्साहित किया। मी ओ ओमेगा ओ, छोटा भाई आगे बढ़ो। वो दूसरे भाई आगे बढ़ो। उसके बगल में क्यू और यू भी तनाव भरे ध्यान से देख रहे थे। गुई गुई ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। आत्मा मास्टर द्वारा अस्थायी रूप से उसके मन से अंधकार के प्रभाव को हटाने के कारण गुई गुई अब पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिति में वापस आ गई है, यहाँ तक कि वह अपनी सामान्य स्थिति से भी बेहतर हो गई है। एक क्षण में वह उस स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। आध्यात्मिक विकास तकनीक, गहरी नींद और स्वप्न। इस समय डार्क सोल ओब की शक्ति को गुई गुई द्वारा जानबूझकर खींचा जा रहा था तथा अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से अवशोषित किया जा रहा था। रोंग मास्टर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। गुई गुई को कैद करने वाला पिंजरा चुपचाप टूट गया। उनके चारों ओर मौजूद अंधकार तत्व की सघन शक्ति गुई गुई के शरीर में विलीन होने में सक्षम थी। इतने बड़े पैमाने पर शक्ति संचार के तहत गुई गुई के शरीर के भीतर सामान्य ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। गुई गुई के स्वप्न दृश्य में जैसे ही डार्क सोल ओब से ऊर्जा अवशोषित हुई, एक अत्यंत विशालकाय भूत उल्लू धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर गया। वह भूत उल्लू उस दिन के भूत उल्लू राजा के रूप के समान था। उसका शरीर भयानक था जो आकाश में छाया हुआ था तथा गुई गुई के स्वप्नलोक के आधे हिस्से को ढक रहा था। गुई गुई ने गंभीरता से दहाड़ते हुए भूत उल्लू राजा को अपनी ओर झपटते हुए देखा और यह समझ लिया कि यह भूत उल्लू राजा की अवशिष्ट शक्ति का प्रतिरोध था। केवल प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करके ही इसे अवशोषित किया जा सकता है और विकास को पूरा किया जा सकता है। यदि बाहरी दुनिया में ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े तो गुई गुई केवल चुपचाप सहन कर सकती है, वह एक बार भी नहीं झेल सकती। लेकिन यहाँ तो स्वप्नलोक है, ये स्वप्नलोक का शासक है। एक तेज गर्जना के साथ गुई गुई का रूप हवा के विपरीत तेजी से बड़ा हो गया और हजारों मीटर के एक भयानक रूप में बदल गया। विशाल क्रूर पंजों ने भूतिया उल्लू राजा पर पागलपन से हमला कर दिया। दो विशालकाय प्राणी आदिम युद्ध में लगे हुए हैं। संपूर्ण स्वप्नलोक हिल गया, उसकी सीमाओं पर अनगिनत दरारें चुपचाप उभर आईं, मानो अगले ही क्षण स्वप्नलोक पूरी तरह से बिखर जाएगा। गुई गुई की ताकत के साथ अचानक ऊर्जा टकराव के इस स्तर को सहन करना कुछ हद तक भारी है। यदि पहले से तैयारी होती तो ठीक रहता, लेकिन इस बार गुई गुई का विकास काफी जल्दबाजी में किया गया। बाहर जैसे ही आंतरिक स्वप्न दृश्य कांप उठा, गुई गुई की किरणें और नाड़ियां तेज हो गईं। दर्द के संकेत के साथ ऊर्जा नियंत्रण कुछ हद तक अस्थिर हो गया। आत्मा मास्टर जो लगातार देख रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी। प्रारंभ में केवल डार्क सोल ऑर्ब पर निर्भर रहना पर्याप्त समझा गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ और अधिक की आवश्यकता है। उसके चारों ओर खून की धुंध के बीच एक कंपन दौड़ गई, फिर उसके हाथों में एक पारदर्शी क्रिस्टल स्टोन दिखाई दिया जो गुई गुई की दिशा में उड़ गया और विस्फोटक रूप से टूट गया, जिससे गुई गुई एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा से ढक गया। आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत स्थिर थी, जिसने गुई गुई के शरीर के अंदर की ऊर्जा को शांत कर दिया जो उत्तेजित होने लगी थी। स्वप्नलोक के अंदर दो विशालकाय जानवरों के बीच लड़ाई जारी रही, जबकि स्वप्नलोक के किनारों पर दरारें पड़ गईं। वे तेजी से भर गए, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें फिर से जोड़ दिया हो। इस प्रकार गुई गुई का विकास आगे बढ़ने में सक्षम हुआ। युद्ध के दौरान गुई गुई ने ऐसा परिवर्तन देखा, उसका दिल चुपचाप राहत महसूस कर रहा था। फिर उसने अपना पूरा ध्यान आगे आने वाले भूत उल्लू का सामना करने पर केंद्रित कर दिया। यह इस गुप्त क्षेत्र का स्वामी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूत उल्लू की गति और अधिक कमजोर होती गई। इस समय स्वप्न दृश्य अनगिनत काले कोहरे जैसी ऊर्जा से भर गया था, जो सब गुई गुई द्वारा भूत उल्लू से बिखरी हुई स्वामित्वहीन ऊर्जा थी। जैसे ही यह ऊर्जा भूत उल्लू से अलग हुई, इसका आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, मानो हवा निकल रही हो। 8000 मीटर, 5000 मीटर, 2000 मीटर, 500 मीटर। भूत उल्लू का आकार लगातार छोटा होता जा रहा था, फिर भी इसका विरोध करते हुए गुई गुई, हालांकि पूरी तरह से सुरक्षित थी,
लेकिन स्पष्ट रूप से भूत उल्लू से कहीं बेहतर थी। जब भूत उल्लू का आकार केवल 500 मीटर बचा था, तब गुई गुई का आकार अभी भी पूरे 3000 मीटर पर था। इस प्रकार जो कभी बराबरी का मुकाबला था, समय बीतने के साथ ताकत में असमानता और भी अधिक बढ़ गई। जीत का पलड़ा गुई गुई की ओर झुकने लगा। भूत उल्लू की आभा तेजी से नष्ट होती गई। अंततः गुई गुई के पंजे के एक भयंकर प्रहार से ये पूरी तरह से काले धुंध में बदल गई, जिसने पूरे स्वप्नलोक को ढक लिया। वह विशुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी। इसके साथ ही डार्क सोल ऑर्ब की शक्ति के भीतर अंधेरे तत्व से संबंधित हिस्सा भी इस प्रक्रिया में गुई गुई द्वारा पूरी तरह से अवशोषित किया गया था। इस समय गुई गुई का सामान्य ऊर्जा स्तर कुछ ही समय में लगभग 4 मिलियन तक बढ़ गया था, फिर भी अभी भी ऊर्जा से लगभग फट जाने का एहसास हो रहा था। छोटी अवधि में सामान्य ऊर्जा स्तर में वृद्धि की अपनी सीमाएं होती हैं। हालांकि गुई गुई की ऊर्जा अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है, फिर भी वृद्धि की वर्तमान गति ऊर्जा अवशोषण की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। अब और देरी नहीं की जा सकती। गुई गुई ने समझा कि प्रत्येक सेकंड की देरी से सामान्य ऊर्जा मूल्य में परिवर्तित ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि होती है तथा यह ऊर्जा विकास में बहुत कम मदद करती है। इसलिए जब तक बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित होनी बाकी है, तब तक विकास करना आवश्यक था। इस क्षण विकास प्रकाश अचानक फूट पड़ा। गुई गुई का विकास एक बार फिर शुरू हुआ। उस परिचित विकास प्रकाश को देखकर लिनसू ने राहत की हल्की सांस ली। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह विकास सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यद्यपि 2 अमर प्राणियों के यहाँ अध्यक्षता करने से विकास की विफलता की संभावना है, परंतु यह संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि विकसित गुई गुई वर्तमान समस्या का समाधान कर पाएगी या नहीं। उसके अलावा क्यूक्यू और यूयू भी इस समय थोड़े तनाव में थे। आपने घबराहट में उसके छोटे से हाथ को काट लिया। उसकी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए विकास प्रकाश की दिशा में घूर रही थीं, जबकि उसके बगल में बैठी क्यूक्यू की अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। शुरुआती चिंता कुछ कम होने के बाद अचानक उसे समस्या का एहसास हुआ। छोटा भाई फिर से विकसित हुआ और इसके विकास के बाद छोटे भाई को आत्मा प्रणाली प्राप्त हुई, जिससे उसके कुछ हमले उसके लिए कम खतरनाक हो गए। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी सम्राट स्तर में प्रवेश किया है। आगे अभी भी विकास की बहुत गुंजाइश है। भले ही मैं आगे विकसित न हूं, मुझे अन्य पहलुओं में खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजने होंगे। एवोल्यूशन लाइट के अंदर गुई गुई का कायापलट तेजी से हो रहा था। शायद इसलिए कि कुछ ऊर्जा पहले ही अवशोषित हो चुकी थी और सामान्य ऊर्जा मूल्य में परिवर्तित हो चुकी थी। इस बार कायापलट प्रक्रिया एक नए रूप में परिवर्तित होने से पहले पूरी तरह से काली धुंध में नहीं बदली। पहले से ही ठोस हो चुका काला वस्त्र अब धधकती काली लपटों से जलने लगा था, मानो गुई गुई के शरीर में उल्लू की तीखी चीख गूंज रही हो। कोई शक्ति भीतर से फूट रही थी। जल्द ही काले वस्त्र से बनी काली लौ अपनी मूल अनिश्चित अवस्था से बदलने लगी और अस्पष्ट रूप से एक उल्लू के आकार में परिवर्तित होने लगी, जो गुई गुई के शरीर के आकार का लगभग आधा था। आत्मा मास्टर की आंखें तुरंत चमक उठीं। स्पिरिट मास्टर, क्या हुआ? लिनसू ने स्पिरिट मास्टर की आवाज में कुछ अजीब अर्थ समझते हुए खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। गुई गुई का विकास कैसा चल रहा है? इस समय उन्होंने गार्जियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से महसूस किया कि गुई गुई लगातार मजबूत हो रहा था, लेकिन वह एवोल्यूशन लाइट के अंदर की स्थिति नहीं देख सका। विकास अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन यह विकास रूप मेरी उम्मीदों से कुछ परे है। आत्मा मास्टर की आवाज में उत्सुकता का स्पर्श था। गुई गुई का रूप नहीं बदला है, लेकिन यह एक साथी प्राणी के समान कुछ में विकसित हुआ है। साथी प्राणी? लिनसू ने पलकें झपकाईं। उन्होंने इस अवधारणा को समझा। कुछ विदेशी पशु प्रजातियों के पास उनकी विशिष्टता के कारण साथी होते हैं, जो हथियार या अन्य उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे संभवतः उनकी शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए लड़ाकू यूकेलिप्स भालू, जहां उनकी जाति का प्रत्येक सदस्य अपने यूकेलिप्स वृक्ष के साथ आता है। इसी प्रकार चालबाज विदूषक जाति में भी अनिवार्य रूप से एक साथी प्राणी होता है। ये काला धुआं है जो लगातार उनके चारों ओर छाया रहता है। ये काला धुआं ट्रिक मास्टर के रूप में विकसित होने पर ट्रिक मास्टर की टोपी और लबादे में बदल जाता है, लेकिन फिर भी यह काला धुआं बाहर निकाल सकता है। हालांकि लड़ाकू नीलगिरी भालू के नीलगिरी पेड़ की तुलना में इस काले धुएं वाले साथी में वास्तव में कोई आक्रामक क्षमता नहीं है और यह एक सजावट से अधिक है, इसलिए गुई गुई शायद ही कभी इसका उपयोग करता है। और अब एक साथी प्राणी का विकास क्या चल रहा है? लिनसू जिज्ञासा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके बगल में आत्मा मास्टर कुछ उत्सुक झिझक के बाद अंततः खुद को रोक नहीं सका और बोला, मेरे पास एक साहसिक विचार है। आत्मा गुरु, कृपया आगे बढ़ें, लिनसू ने सहजता से कहा। आत्मा मास्टर के विचार आमतौर पर संभावित अंतर्दृष्टि से भरे होते हैं। यंगरिंग को अंडे में बदलने की पिछली प्रक्रिया से इसकी झलक देखी जा सकती है। इस समय लिनसू भी जानना चाहती थी कि आत्मा मास्टर के मन में अब क्या है। तुम्हें मेरा 7 पापों वाला रूलेट पता है ना?
स्पिरिट मास्टर हंसा, यह असल में मेरा नियम आर्टिफैक्ट है, जहां मैंने अपने सभी भयावह नियमों को स्थानांतरित कर दिया और अंततः खुद को उनके प्रभाव से मुक्त कर लिया। लिनसू ने पलकें झपकाईं। नियम कलाकृति। वह ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन मोटे तौर पर यह समझता था कि यह अमर स्तर के लिए एक विशिष्ट विधि है। अमरता प्राप्त करने पर नियम शक्ति शरीर की सफाई करती है, जिससे अमर शरीर का आवर्धन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक अमर स्तर का प्राणी एक स्थान पर अधिक नियम शक्ति को एकत्रित कर सकता है, जिससे युद्ध के लिए एक हथियार के रूप में एक नियम कलाकृति का निर्माण होता है। ये नियम कलाकृति कोई बाह्य वस्तु या अमर शरीर का ही एक भाग हो सकती है। जैसे डार्कलिन का नियम आर्टिफैक्ट उसके पंजे हैं, मून वेनेरेट का नियम आर्टिफैक्ट उसकी लंबी पूंछ है, जी वेनेरेट का नियम आर्टिफैक्ट उसके सिर के ऊपर का सींग है, यूकेलिप्स वेनेरेबल का नियम आर्टिफैक्ट उसका साथी यूकेलिप्स वृक्ष है। यद्यपि आत्मा गुरु ने बोलना समाप्त नहीं किया था, फिर भी उसका अर्थ अब बहुत स्पष्ट था। वर्तमान में गुई गुई ने एक साथी प्राणी के समान कुछ विकसित किया है, और यह साथी प्राणी अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से 7 पापों के खेल की तरह हो सकता है, जो मन को प्रभावित करने वाली शक्तियों को भीतर स्थानांतरित करता है। इस तरह ये यूयू पर अपने प्रभाव को और कम कर सकता है, और यहाँ तक कि समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकता है। यह एक विचार है, स्पिरिट मास्टर ने धीरे से कहा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी शांत थी। ये देखकर कि स्पिरिट मास्टर भी सहमत हो गए, लिनसू पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। मैं ये कार्य आपको सौंपता हूँ, आत्मा गुरु। आखिरकार यह मामला मुझसे जुड़ा है। इसके बाद की सफाई करना ही सही है। स्पिरिट मास्टर ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे 7 पापों का रूलेट तेजी से घूमने लगा। 7 रंगों वाली रोशनियां यूयू के पास आ गईं। 7 पापों की शक्तियां, जो पहले अस्थायी रूप से निकाली गई थीं, अब उसके अभी तक पूरी तरह से विकसित न हुए साथी प्राणी में बलपूर्वक डाली जा रही थीं। कियू की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे छोटे भाई के पास भविष्य में हथियार होगा? वह यूयू की ओर देखे बिना नहीं रह सका, जो घबराहट से उस दृश्य को देख रहा था। यद्यपि वह एक साथी प्राणी नहीं थी, फिर भी तीसरी बहन का मुख्य शरीर एक लंबा भाला था। कितना कष्टदायक। ऐसा क्यों है कि टीम के बड़े भाई के रूप में मेरे पास कुछ भी नहीं है? अभी तक विलुप्त न हुए विकास प्रकाश के भीतर, जैसा कि स्पिरिट मास्टर ने 7 सिंस रूलेट के साथ निर्देशित किया, यूयू का साथी प्राणी, जो पहले शरीर से अलग था, नए परिवर्तनों से गुजरना शुरू कर दिया। मूल साथी प्राणी एक भूतिया उल्लू जैसा प्राणी था, जो आकार में यूयू से लगभग आधा था। 7 पापों की ऊर्जा के प्रवाह के साथ मूल काली लपटें तुरंत 7 रंगों के साथ गुंथ गईं। यद्यपि अभी भी मुख्यतः काला ही था, लेकिन एक समय सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत साथी प्राणी अब 7 रंगों के प्रभाव में अस्थिर हो रहा था। आंतरिक ऊर्जा का मंथन शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे 7 पाप एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हों। अंततः इस अस्थिरता के कारण लगभग ठोस हो चुका साथी प्राणी हल्की लपटों के एक आकारहीन पिंड में बदल गया। हल्की लपटों के भीतर कभी कभी एक छोटी सी गांठ उभर आती थी, मानो वह मुक्त होने का प्रयास कर रही हो, लेकिन फिर जल्दी से पुनः उभर आती थी और फिर किसी अन्य स्थान से उभर आती थी। रंगों का आंतरिक टकराव लगातार तीव्र होता गया। अंततः हल्की लपटों का एक छोटा समूह अचानक पूरे समूह से अलग होकर स्वतंत्र हो गया। उस हल्की लौ के भीतर काली लपटों के साथ मिश्रित एक सियान चमक असाधारण रूप से चमकदार दिखाई दे रही थी। और जैसे ही प्रकाश की लपटों का समूह घेरे को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा, समग्र प्रकाश की लपटों का रंग चुपचाप खत्म हो गया और केवल 6 लपटें ही शेष रह गईं। सियान प्रकाश और काली लपटें तेजी से स्थिर हो गईं। जैसे ही वे पूरे से अलग हुईं, उनका रूप प्रकट हुआ। लंबा, पतला शरीर, ब्लेड जैसे तीखे पंखों वाला। यह एक काला उल्लू था। उसका सिर पीली हड्डी से ढका हुआ था, केवल आंखें आग से जल रही थीं। यह एक भूतिया उल्लू था, फिर भी पूरी तरह से भूतिया उल्लू नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में जलती हुई लपटें किसी भूतिया उल्लू की भूतिया आग नहीं, बल्कि सियान रंग की लपटें थीं। जलती हुई लपटों के साथ एक अदृश्य पापी शक्ति ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया। ये ईर्ष्या का उल्लू था। ईर्ष्या के उल्लू ने एक खामोश चीख मारी, एक बार यूयू के चारों ओर चक्कर लगाया और अंत में चुपचाप यूयू के कंधे पर बैठ गया, मानो अपनी हैसियत साबित करने के लिए। ईर्ष्या का पाप क्यों है? बाहर स्पिरिट मास्टर पूरी आंतरिक स्थिति का अवलोकन कर रहे थे और उन्हें ये कुछ अजीब लग रहा था। 7 पापों में सबसे बड़ा पाप अहंकार का पाप है। इसलिए इसकी अपेक्षा के अनुसार सबसे पहले मुक्त होने वाला बैंगनी प्रकाश होना चाहिए था, जो अहंकार के पाप का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अब सबसे पहले जो मुक्त हुआ वह वास्तव में ईर्ष्या का पाप था। तभी आत्मा मास्टर को कुछ याद आया और उन्होंने यूयू की ओर देखा। ओ समझा, 7 पापों के रूले के प्रभाव में यूयू ईर्ष्या के पाप से सबसे अधिक प्रभावित था। विभिन्न नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होने की प्रक्रिया के दौरान यूयू पर सबसे अधिक प्रभाव ईर्ष्या के पाप का भी पड़ा। इसलिए यूयू के 7 पापों में से सबसे बड़ा पाप ईर्ष्या है। यदि ऐसा है तो अगला
स्पिरिट मास्टर ने इसे गंभीरता से देखा। अगले ही क्षण एक हरे रंग की चमक ने एक और हल्की लौ को लपेट लिया और अचानक बाहर निकल गई। हल्की लौ जल्दी ही एक दूसरे उल्लू में परिवर्तित हो गई। इसका स्वरूप पहले जैसा ही था, लेकिन इसकी आभा थोड़ी कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों के भीतर हरे रंग की लपटें जल रही थीं और एक अदृश्य पापी शक्ति भी उसी प्रकार उभर रही थी। ये तो लालच का उल्लू है। लालच का उल्लू भी एक बार यूयू के चारों ओर चक्कर लगा चुका था। उसकी हरी लपटों में लालच की भावना भरी हुई थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने यूयू के दूसरे कंधे पर बैठने की कोशिश की। उसी समय ईर्ष्यालु उल्लू ने अपनी चोंच खोली और फुफकार कर उसे भगा दिया। ईर्ष्या के पाप और लालच के पाप की शक्तियां शीघ्र ही आपस में टकरा गईं और लालच का उल्लू तुरंत पीछे छूट गया। कुछ अनिच्छा के साथ वह अंततः काले वस्त्र के वक्ष क्षेत्र के पास बैठ गया तथा अपने पंजों से वस्त्र के एक कोने को पकड़ लिया। इसके बाद जो प्रकाश बाहर निकला वह बैंगनी रंग का था। शो में देर से आने का अभिमान का पाप शून्य में अभिमान के उल्लू में इकट्ठा हो गया। गर्वित उल्लू ने अपना सिर ऊंचा उठाया, मानो वह दुनिया में प्रथम होने के लिए ही पैदा हुआ हो। वह अहंकारपूर्वक यूयू की ओर उड़ रहा था, बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के यूयू के सिर पर बैठने का इरादा कर रहा था। उतरने से पहले उसे बहुत दबाव महसूस हुआ और चौंककर उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि ईर्ष्या का उल्लू यूयू के कंधे पर बैठा है और उसे गौर से देख रहा है। इसलिए गर्व का उल्लू रुक गया, धीरे धीरे अपनी स्थिति को नीचे करते हुए यूयू के दूसरे कंधे पर बैठने का लक्ष्य बनाया। हालांकि दबाव खत्म नहीं हुआ। घमंडी उल्लू फिर रुका, लालची उल्लू की ओर देखा जो अब काले वस्त्र के एक कोने को पकड़ रहा था और चुपचाप दूसरी ओर उसी स्थिति में उड़ गया, वस्त्र के कोने को पकड़ते हुए। तब तक ईर्ष्या के उल्लू ने अभिमान के उल्लू पर अपनी निगाहें गड़ाना बंद नहीं किया। ज्वाला समूह से बाहर निकलने वाली अगली चीज लाल चमक थी। क्रोध का पाप। एक क्षण में क्रोध का पाप एक काले उल्लू में बदल गया, जिसकी आंखों की कोठरियों में लाल लपटें टिमटिमा रही थीं। ताज़ा बना क्रोध उल्लू भूई भूई के दूसरे कंधे पर बेतरतीब ढंग से उतरा। अगले ही पल ईर्ष्यालु उल्लू की मौत की निगाहें उम्मीद के मुताबिक आ पहुंचीं। अहंकारी उल्लू के विपरीत क्रोधी उल्लू चुपचाप चीख निकालता है। ये क्रोधित था, इसने ईर्ष्यालु उल्लू से युद्ध करना चुना। ईर्ष्यालु उल्लू तुरंत भूई भूई के कंधे से उड़ गया और क्रोधी उल्लू के साथ भयंकर युद्ध किया। लालची उल्लू कुछ उत्सुक दिख रहा था। वह आकाश में दो उल्लुओं को लड़ते हुए देख रहा था, चुपके से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अराजकता के बीच अपने कंधे की स्थिति में वापस लौटने की योजना बना रहा हो। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, ईर्ष्यालु उल्लू ने क्रोधी उल्लू को भयंकर पिटाई कर दी और विजयी होकर वापस लौट आया। ईर्ष्यालु उल्लू लालची उल्लू की छोटी छोटी हरकतों को पहले ही देख चुका था, इसलिए उसने चुपचाप अपनी मौत की निगाहें उस पर डाल दीं। इस प्रकार लालची उल्लू ने एक बार फिर आज्ञाकारी व्यवहार किया। इस बीच पराजित क्रोध उल्लू और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का निर्णय लिया और अहंकारी उल्लू की स्थिति की ओर बढ़ गया। मुझे अपना स्थान दो। इसके जवाब में अहंकारी उल्लू की ओर से एक और विस्फोटक पिटाई हुई। अंततः क्रोधी उल्लू 2 बार पिटने के बाद शांत हो गया। वह अहंकारी उल्लू के नीचे घुई घुई के काले वस्त्र की कमर तक खिसक गया तथा वस्त्र के कोने को पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद ज्योति से प्रकाश की नीली किरणें निकलने लगीं। लोलुपता पाप है। आत्मा मास्टर की भौहें फिर से उठ गईं। क्रम एक बार फिर बदल गया था। मूलतः इस समय स्लोथ सिन का प्रकट होना चाहिए था, लेकिन इसका स्थान ग्लूटनी सिन ने ले लिया। ये याद करते हुए कि कैसे गुई गुई को ग्लूटोनी के पाप के तहत लगभग सजा का सामना करना पड़ा था, जबकि सुस्ती का पाप बस चमक गया था, आत्मा मास्टर ने थोड़ा सिर हिलाया। गुई गुई के साथ पाप उसके साथ पापों से भिन्न है, कुछ भिन्नता सामान्य है। नए उभरे हुए लोलुप उल्लू ने अन्य 4 उल्लुओं पर नजर डाली, जो चुपचाप लालची उल्लू के निचले स्थान पर उड़ गए और क्रोधी उल्लू की तरह काले वस्त्र की कमर के दूसरे कोने को पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद ग्लूटनी उल्लू कुछ असंतुष्ट सा लग रहा था, इसलिए वह अपने पंजों पर नियंत्रण करने के अलावा कुछ नहीं कर सका तथा उसने अन्य पंजों की तुलना में काले वस्त्र को अधिक मात्रा में पकड़ लिया। फिर भी वह रुका नहीं और अपना सिर आगे बढ़ाकर वस्त्र का दूसरा कोना पकड़ लिया। उसके बाद ही यह मामला अनिच्छा से शांत हुआ। ग्लूटनी उल्लू के बाहर निकलते ही तेजी से अस्थिर होती हुई प्रकाश की लपटें तेजी से 2 भागों में विभाजित हो गईं तथा पीले और नारंगी रंग में परिवर्तित हो गईं। स्पष्टतः वे वासना के पाप और आलस्य के पाप थे जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। 2 नए काले उल्लू तेजी से प्रकट हुए। वासना उल्लू आगे आया, गुई गुई की ओर देखा और क्रोध उल्लू के नीचे चुपचाप वस्त्र के अंत तक उड़ गया और वस्त्र का एक कोना पकड़ लिया। फिर स्लॉथ उल्लू आया। वह ग्लूटनी उल्लू के निचले स्थान पर उड़ गया तथा उसके वस्त्र की पूंछ के अंतिम कोने को पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर हिलाया और काफी अनिच्छुक प्रतीत हुआ। ऊपर ग्लूटनी उल्लू को देखते हुए, जो पूरे वस्त्र को पकड़ने के लिए उत्सुक था, स्लोथ उल्लू की आंखों की कोठरियों में नारंगी लपटें तुरंत भड़क उठीं।
उसने स्वेच्छा से अपने वस्त्र का वह कोना आगे कर दिया जिसे उसने पकड़ लिया था, तथा उसे सुरक्षित करने में ग्लूटनी उल्लू की सहायता की। इस कदम से ग्लूटोनी उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। सभी खुश और संतुष्ट थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान गुई गुई पूरी तरह से अनावश्यक लग रहा था। इसका अपना परिवर्तन साथी संस्थाओं और इसके शरीर के अलग होने से समाप्त हो गया। यहाँ तक कि इसका पहले से बढ़ता हुआ सामान्य ऊर्जा मूल्य भी वापस आ गया है, जो अपने चरम पर लगभग 17 मिलियन से बढ़कर अब लगभग 14 मिलियन हो गया है, जो पहले से केवल 1 मिलियन अधिक है। उसके शरीर से अलग हुई सामान्य ऊर्जा की बड़ी मात्रा इन 7 उल्लुओं पर संघनित हो गई थी। इस बिंदु पर गुई गुई केवल इतना ही कर सकती थी कि वह अपने साथी प्राणियों को धीरे धीरे आकार लेते हुए देख सके, और उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। जब 7 उल्लुओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया तो विकासात्मक प्रकाश अंततः लुप्त हो गया तथा उसका वर्तमान स्वरूप प्रकट हो गया। काले वस्त्र के विभिन्न कोनों को अलग अलग उल्लुओं द्वारा जकड़े जाने के अलावा, जिससे यह अधिक बोझिल लगने लगा, गुई गुई के मुख्य शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। लिनसू ने अपना मुंह खोला और गुई गुई के रूप को देखा। क्या गुई गुई एक पक्षी के रूप में विकसित हो गया है? अपने आकार को विचित्र महसूस करते हुए गुई गुई ने हल्के से अपना सिर हिलाया। एक विचार के साथ 7 उल्लू तेजी से काले धुएं में बिखर गए और काले वस्त्र पर 7 स्थानों पर 7 रंग के पैटर्न में बदल गए। अब वस्त्र पर 7 अतिरिक्त रेखाओं के अलावा कोई अन्य परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। मानसिक अंधकार प्रभाव की समस्या पूरी तरह से हल हो गई है, आत्मा मास्टर ने हंसते हुए कहा। ये साथी इकाई भविष्य में अमरता प्राप्त करने पर गुई गुई के नियम कलाकृति के रूप में काम कर सकती है, जो कि काफी लाभ है। अमरता अभी थोड़ी दूर है, लिनसू ने विनम्रता से उत्तर दिया, फिर सिकुड़ते हुए गुई गुई को धीरे से थपथपाया। विकास के बाद कैसा लग रहा है? क्या तुमने और कौशल हासिल कर लिए हैं? प्रतिभा कौशल उल्लू के साथ पाप। क्या ये सिर्फ उन 7 उल्लुओं को बुलाना है? लिनसू ने पलकें झपकाईं, गुई गुई को सिर हिलाते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, कोई और बदलाव? फिर भी इस बार गुई गुई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यद्यपि यह स्पिरिट श्रृंखला में विकसित हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी संपूर्ण स्पिरिट प्रणाली 7 सिंस ऑफ द आउल में चली गई, यहाँ तक कि इसके मूल कौशल भी नहीं बदले। इसकी प्रतिभा कौशल ने केवल साथी संस्थाओं को बुलाने के लिए एक कौशल प्राप्त किया, लेकिन इस विकास के साथ एक आत्मा प्रणाली प्राप्त करने के बाद गुई गुई आत्मा श्रृंखला शिक्षण कौशल सीख सकता है और आत्मा श्रृंखला के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत बढ़ गया है। दूसरी ओर क्यू ने गुई गुई के सामान्य ऊर्जा मूल्य पर नजर डाली, जो वापस गिर गया, और राहत में धीरे से सांस ली। हालांकि गुई गुई से लड़ने के लिए अब 7 उल्लुओं से निपटना पड़ेगा, लेकिन दबाव अपेक्षा से कम है। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। लिनसू मुस्कुराया। आखिरकार यह विकास एक अप्रत्याशित स्थिति थी। इस विकास का उद्देश्य घोस्ट के लिए नियम समझ के दुष्प्रभावों को हल करना था, और न केवल इसे आसानी से हल किया गया, बल्कि अप्रत्याशित लाभ भी हुए। आपके द्वारा और अधिक क्या पूछा जा सकता है? मैं अंधेरे नियमों की समझ के 7वें चरण पर पहुंच गया हूं। ये कहते हुए घोस्ट को एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई और वह उत्साहित होकर बोला। भौतिक अंधकार और मानसिक अंधकार के अंतर संबंध ने इसे अंधकार में नियमों की समझ की बाधा को आसानी से तोड़ने में सक्षम बनाया। निश्चित रूप से मोनार्क स्तर तक पहुंचने के बाद नियमों की समझ में सुधार जारी रह सकता है। लिनसू मुस्कुराया। और कौन जानता है कि मोनार्क स्तर के लिए नियमों को समझने की सीमा क्या है? क्यू को थोड़ा सा आशान्वित महसूस होने से रोका नहीं जा सका। यदि छोटा भाई 7वें चरण तक पहुंच सकता है तो उसके लिए भी आशा है। नियमों की समझ में अभी भी सुधार की संभावना है, लेकिन नियमों की समझ पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, विशेषकर अब जबकि इसकी समय प्रणाली की समझ अभी भी 4थे चरण पर है। लेकिन दूसरी ओर यू को उस समय थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। वह भी नियमों को समझना चाहता था, लेकिन अपने अनोखे अस्तित्व के कारण यह संभव नहीं था। इसे भूल जाए। इस बारे में सोचने के बजाय यह विचार करना बेहतर होगा कि अंतिम लड़ाकू प्रकार कैसे प्राप्त किया जाए। आपने वर्तमान में 14 विशेषताओं में महारत हासिल कर ली है, जैसे कि संग्रह में केवल एक कार्ड बचा होना, ओसीडी से ग्रस्त किसी व्यक्ति को पागल कर देना। चूंकि हमारे पास केवल उल्लू के 7 पापों की यह नई क्षमता है, तो आइए इसे आजमाते हैं। लिनसू ने सुझाव देने की पहल की, और घोस्ट ने सहयोग में सिर हिलाया। जल्द ही काले वस्त्र के कंधे पर बने नीले रंग के पैटर्न मुड़कर ईर्ष्यालु उल्लू में बदल गए। क्या 7 उल्लुओं को अलग अलग बुलाया जा सकता है? लिनसू ने अपने दिल में यह बात समझ ली। ईर्ष्यालु उल्लू के प्रकट होने के साथ ही एक अदृश्य शक्ति ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया, क्योंकि इस विशेष शक्ति से प्रभावित होने वाली कोई भी चीज़ अपने दिल में ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्यू और यू दोनों के पास आत्मा प्रणालियां हैं, इसलिए इस प्रभाव का विरोध उनकी अपनी शक्ति से किया जा सकता है, लेकिन लिनसू क्षण भर के लिए प्रभावित हुई। हालांकि उन पर इसका प्रभाव भी कोई खास नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि उसे ईर्ष्या का कोई पात्र नहीं मिल रहा था।
कभी कभी बहुत अच्छा होना भी एक तरह की परेशानी होती है ना? कांव कांव, ये सिर्फ निष्क्रिय प्रभाव है, इसे सक्रिय रूप से छोड़ने से प्रभाव दर्जनों गुना अधिक मजबूत हो जाता है। भूत जल्दी से पेश किया, दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली। लिंसू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यदि ऐसा है तो यह प्रभावशाली होगा। यदि उस स्तर का भावनात्मक प्रभाव किसी शत्रु पर डाला जाए तो यह उसके कार्यों को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। कांव कांव, उल्लू के 7 पापों में भी काली शक्ति होती है जिसका उपयोग युद्ध के लिए किया जा सकता है। भूत ने कहा, म्याऊं, ओमेगा, मुझे कोशिश करने दो। पास खड़े क्यूक्यू ने तुरंत कहा, उसकी आंखें शरारती खुशी से चमक रही थीं। छोटे भाई की ताकत का परीक्षण करने का सही अवसर। तुम दोनों कोशिश करो। लिंसू मुस्कुराए और दोनों छोटे बच्चों को मुकाबला करने की अनुमति दी। ईर्ष्यालु उल्लू का सामना करते हुए क्यूक्यू ने पूरी ताकत से हमला नहीं किया, बल्कि केवल सहजता से उसे उलझा रहा। जल्द ही सभी के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। एक अकेला ईर्ष्यालु उल्लू निश्चित रूप से ताकत में क्यूक्यू से मेल नहीं खा सकता, लेकिन इसकी शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। यदि नियमित ऊर्जा मूल्य से मूल्यांकन किया जाए तो यह मोटे तौर पर 4 मिलियन के बराबर होगा। और सामान्य साथी प्राणियों के विपरीत उल्लू के 7 पापों की अपनी स्वयं की बुद्धि होती है। यद्यपि उनकी बुद्धि उच्च नहीं है और वे अपने पापों से प्रभावित हैं, वे घोस्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हैं और साथ ही उन्हें एक हद तक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। उन्हें घोस्ट के निरंतर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, बस यही विशेषता असाधारण है। अंततः ईर्ष्यालु उल्लू को क्यूक्यू ने दूर भगा दिया। घोस्ट के कंधे पर एक नीला पैटर्न पुनः प्रकट हुआ, जो बहुत धुंधला दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे कुछ समय के लिए बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये केवल अस्थायी है। एक बार पैटर्न ठीक हो जाए तो फिर से बुलावा संभव हो जाएगा। ये साथी प्राणियों की विशेषताओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। जब तक उनका मुख्य शरीर मृत नहीं हो जाता तब तक साथी प्राणी अविनाशी होते हैं। ईर्ष्यालु उल्लू को हराने के बाद क्यूक्यू ने राहत की सांस ली। परीक्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी इसे संभाल सकता है। भले ही अन्य 6 उल्लुओं के पास समान शक्ति हो, फिर भी साथ मिलकर वे लगभग 8 मिलियन नियमित ऊर्जा मूल्य वाले एक अतिरिक्त सहायक के बराबर हैं। याद रखें, नियमित ऊर्जा मूल्य और शक्ति केवल योगात्मक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7 में से प्रत्येक 4 मिलियन का कुल योग 28 मिलियन के बराबर है। और क्यूक्यू के लिए उस 8 मिलियन ऊर्जा मूल्य वाले सहायक का भावनात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हालांकि घोस्ट की ताकत में सुधार हुआ, लेकिन इस बार यह कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं था। ये देखते हुए कि घोस्ट के कंधे का पैटर्न कुछ ही क्षणों में थोड़ा ठीक हो गया, लिंसू ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, पैटर्न को ठीक होने में कितना समय लगता है? भूत ने इसे क्षण भर के लिए महसूस किया। कांव कांव, 7 दिन। 7 दिन का कूलडाउन। चूंकि घोस्ट के पास उल्लू के 7 पापों में से सभी 7 पाप हैं, इसलिए यदि उनमें से 1 या 2 भी टूट जाएं, तो प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसलिए ये ज़्यादा समय नहीं है। ये साथी प्राणी बहुत दिलचस्प है। यहाँ तक कि पास में बैठे जिज्ञासु आत्मा गुरु भी टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाए। 7 पापों के रूले के कारण ये स्वाभाविक रूप से साथी प्राणियों से परिचित था। साथी प्राणियों की शक्ति और टूटने के बाद ठीक होने में लगने वाले समय के लिहाज से घोस्ट के साथी प्राणी सर्वश्रेष्ठ में से हैं। एक क्षण के लिए जब वह घोस्ट को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। चलो बाकी 6 की ताकत की जांच जारी रखते हैं। लिंसू ने अपना गला साफ किया और प्रयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बार ईर्ष्यालु उल्लू की तरह उन्हें तितर-बितर करना स्वाभाविक रूप से असंभव है, क्योंकि यदि सभी 7 उल्लू बिखर गए तो उन्हें फिर से उपयोग करने में 1 सप्ताह लगेगा। इसलिए लिंसू ने केवल क्यूक्यू को उनकी ताकत का आकलन करने के लिए कहा। परीक्षण के परिणाम संतोषजनक थे। उल्लू के 7 पापों में ईर्ष्यालु उल्लू सबसे शक्तिशाली था, जिसकी युद्ध शक्ति 4 मिलियन के बराबर थी, जबकि अन्य उल्लुओं की ताकत क्रमशः कम होती गई। सबसे कमजोर लस्ट उल्लू और स्लॉथ उल्लू की संख्या लगभग 2 मिलियन रह गई। संयुक्त रूप से जब उल्लू के 7 पाप एक साथ कार्य करते हैं तो वे मोटे तौर पर 7 मिलियन नियमित ऊर्जा मूल्य के बराबर होते हैं। ये ताकत घोस्ट की अपनी ताकत का केवल आधा है, इसलिए उम्मीदें बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। मुठभेड़ों के दौरान एक पूरक उपाय होना पर्याप्त है। बेशक ये कम चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए भी उपयोगी है। लिंसू को अचानक भव्य क्रॉस नेशन प्रतियोगिता के लिए एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण का विचार आया। एक पशु प्रशिक्षक के रूप में मुझे अपने जानवरों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बस साथी प्राणियों को उत्पात मचाने देना होगा। बस मनोरंजन के लिए। ठीक है, समस्या हल हो गई, अब मैं विदा लेता हूँ। स्पिरिट मास्टर ने अपना गला साफ किया और जल्दी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। उसके मन में एक जटिल विचार आया। मूलतः इसका उद्देश्य यंगयिंग का पोषण करना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि घोस्ट में कुछ पोषण मूल्य भी है। फिर भी बरगद मास्टर के बारे में सोचकर वह अनायास ही सिहर उठता था।
इसे भूल जाओ, बेहतर होगा कि पहले यंगेंग के पोषण पर ध्यान दो। जब आत्मा मास्टर चले गए तो बरगद मास्टर ने लिनसू को सिर हिलाकर इशारा किया, वह भी जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि रवाना होने से पहले उसे अचानक कुछ याद आया। बाहर तुम्हारे मित्र का सामना एक दुर्जय शत्रु से हुआ है, जल्दी जाओ। शब्दों को पीछे छोड़कर बरगद मास्टर की आकृति भी गायब हो गई। ये सुनकर लिनसू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। लू जिये और अन्य एक दुर्जय दुश्मन का सामना किया। दो अमर प्राणियों के चले जाने से घोस्ट का संकट दूर हो गया और इस यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेहतर होगा कि तुरंत चले जाएं और देखें कि डार्क टेम्पल के बाहर वास्तव में क्या हो रहा है। पफ, जैसे ही ब्लेड की रोशनी प्रलयनकारी हथियार की तरह आकाश में फैली, 3 आकृतियां तेजी से 100 मीटर से अधिक दूर जा गिरी। लानत है, लू जिये का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इस समय उसने पहले ही अपनी सारी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह वांग झाओ से मुकाबला नहीं कर सका। गुप्त तकनीकों के आशीर्वाद और यान सुसेन की सहायता के बावजूद नयुवान क्षेत्र और आकाश उड़ान क्षेत्र के बीच का अंतर अब भी दुष्कर बना हुआ है। एक तरफ खड़ी लिन ये भी कुछ पीली दिख रही थी। उसकी ताकत लू जिये से थोड़ी कमज़ोर थी। लू जिये ने कई बार चुपके से उसकी मदद की थी, फिर भी उसकी ऊर्जा कमज़ोर थी और वह काफ़ी थका हुआ लग रहा था। इससे भी अधिक अस्त व्यस्त एक अन्य प्राइड की अपरिचित आकृति थी जिसे उड़ा दिया गया था। इस गौरव को जुआंग वयु कहा जाता था, जो पहले से विघटित गठबंधन से एक नयुवान क्षेत्र का 12वें स्तर का शक्तिशाली समूह था। गठबंधन के भंग होने और सभी के तितर-बितर हो जाने के बाद वह वहां से गुजर रहा था और उसने जू जियाओ द्वारा जारी संकट संकेत देखा, इसलिए वह इसे जांचने आया। हो सकता है कि अन्य लोगों ने भी संकेत देखा हो, लेकिन इस समय केवल जुआंग वयु ही मदद के लिए आया था। पीछे की ओर खड़े यान सुसेन हालांकि घायल नहीं थे, अब तक थक चुके थे। आखिरकार उसकी तुलना केवल 11 स्तरीय नयुवान क्षेत्र से ही की जा सकती थी। ये बहुत प्रभावशाली था कि वह इतने लंबे समय तक अपने से शक्तिशाली लोगों का समर्थन बनाए रख सका। भाई लू, भाई लिन, मुझे माफ करना, मैं और मदद नहीं कर सका। जूंग वयू ने कड़वी मुस्कान दी। गठबंधन के दिनों से ही लू जिये के साथ उसके कुछ निजी रिश्ते थे और इन्हीं रिश्तों के चलते उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश उनकी मार्शल आर्ट साधना तकनीक में अंधकार में गुण था, इसलिए यान सुसेन का समर्थन उनके लिए सीमित था। यद्यपि उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, फिर भी उन्होंने इस युद्ध में कोई खास प्रभाव नहीं डाला। भाई जुआंग, हम आपकी सहायता के लिए पहले से ही बहुत आभारी हैं। लू जिये खून की खांसी के साथ कमजोर स्वर में बोला। हम काफी देर से रुके हैं, शायद एलायंस हाईरॉक जल्द ही दखल दे। जूंग वयू भी अब तक समझ गया था कि लू जिये और लिन ये क्यों उलझे थे। वह एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे से बोला, क्यों न उसे अंदर आने दिया जाए और हम एलायंस हाईरॉक को सचेत करने की कोशिश कर सकते हैं। सतर्क नहीं हो सकता। लू जिये ने अपना सिर हिलाया, वांग झाओ की ओर देखते हुए, जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसकी अपनी जीवन शक्ति कुछ अस्त व्यस्त थी लेकिन बहुत बेहतर स्थिति में थी और उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। यदि वे सचेत कर सकते तो ऐसा पहले ही कर देते। ऐसा प्रतीत होता था कि इस अंधकार में मंदिर में हर चीज को अपने में समाहित करने की शक्ति थी तथा अंदर और बाहर दोनों को अवरुद्ध कर दिया था। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। आपकी भाग्य शक्ति शायद लगभग समाप्त हो चुकी है। वांग झाओ ने यान सुसेन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, जो दूर था और थका हुआ लग रहा था। उस आदमी की ताकत उल्लेखनीय नहीं थी, लेकिन उसने उसके सिर में दर्द पैदा कर दिया। कभी कभी भाग्य शक्ति के प्रभाव के कारण उसे पूरी तरह सतर्क रहना पड़ता था। इस कारण वह इतने लंबे समय तक सफलतापूर्वक आक्रमण नहीं कर सका। सौभाग्यवश अंततः ये समाप्त होने वाला था। घने अंधेरे हॉल को देखकर उसके चेहरे पर तत्परता का भाव झलक रहा था। त्याग देना। लू जिये और लिन ये चुप रहे लेकिन खड़े हो गए और वांग झाओ के डार्क टेम्पल के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। जुआंग वयू ने ये देखा, अपने दांत भींचे और लू जिये के पास खड़ा हो गया। यहाँ तक कि यान सुसेन ने भी दूर से ही तीनों को मजबूत करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को जुटाने का प्रयास किया। जिद्दी मूर्ख। वांग झाओ ने ठंडी सांस ली, अपनी ऊर्जा को बढ़ाया और तीनों की ओर बढ़ा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में ईर्ष्या की झलक थी। ऐसी विकट परिस्थिति में इन लोगों ने अपने साथियों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए अवसर भूमि में उनके प्रवेश को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी मित्रता ने उन्हें अवश्य ही प्रभावित किया। फिर उसने जोऊ किंग की ओर देखा। हाँ, उस स्थिति में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वांग झाओ चिल्लाया। काले वस्त्र के नीचे उसका दुबला शरीर तेंदुए की तरह तना हुआ था। अचानक आगे बढ़ा, उसका लंबा ब्लेड आकाश को चीरता हुआ लू जिये और अन्य की ओर बढ़ गया। बूम! उसी समय डार्क टेम्पल की दिशा से अचानक एक ऊर्जा तरंग प्रकट हुई। लिनसू उसी क्षण डार्क टेम्पल से बाहर निकल गया। ये देखकर कि बाहरी दुनिया वास्तव में वैसी ही थी जैसा रोंग जून ने कहा था, उसके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा। सम्राट फोर्स फील्ड, दूर से उतरो।
वांग झाओ की भयानक गति को सम्राट बल्क क्षेत्र ने तुरंत चकनाचूर कर दिया। ये केवल यू के साथ विलय के तुरंत बाद लिन सू की ताकत थी, यहाँ तक कि गार्जियन बीस्ट सहयोग का उपयोग किए बिना भी। जैसे ही सम्राट बल्क क्षेत्र ने प्रतिद्वंद्वी की गति को अवरुद्ध किया, लिन सू ने जल्दी से मैदान पर स्थिति का सर्वेक्षण किया। इस प्रकार उसका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। मृत्यु की तलाश में वांग झाओ के चेहरे पर अचानक पीछे हटने के कारण आए भाव को देखकर लिन सू का चेहरा चमक उठा। भाला प्रकाश से भी तेज चला। यू की प्रतिभा कौशल, तुरंत वार। डिंग! लिन सू के भाले के शून्य में धंसने पर एक कर्कश ध्वनि गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और वांग झाओ के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो। उस दिन की तरह जब उसने हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के शिष्य पर हमला करने का प्रयास किया तो उसका हमला रोक दिया गया। हालांकि उस दिन के विपरीत जब शून्य ने लिन सू के पूर्ण हमले को बिना कोई निशान छोड़े आसानी से झेल लिया था, इस बार शून्य में कांच की तरह अनगिनत दरारें रह गईं क्योंकि लिन सू का भाला उसमें घुस गया था। और यू पिछली बार के विपरीत इसका मुख्य भाग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। उस परिचित जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए लिन सू का चेहरा अचानक काला पड़ गया। ये फिर से हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय द्वारा तैनात मार्शल आर्ट चरम क्षेत्र विशेषज्ञ है। हम हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के मार्शल आर्ट एक्सट्रीम रियल्म विशेषज्ञ ने अचानक आश्चर्यचकित होकर आवाज निकाली। उनका हस्तक्षेप मुख्यतः इसलिए था क्योंकि वे वांग झाओ के पक्ष में थे। वास्तव में वांग झाओ वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने गुप्त रूप से भर्ती करने के लिए स्वयं को प्रकट किया था तथा उसे एक शिष्य के रूप में संप्रदाय में वापस लाने का इरादा किया था। इससे पहले वांग झाओ ने लूजिए और अन्य लोगों के साथ लड़ाई के दौरान ठंडे दिमाग से देखा था क्योंकि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था और उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब वांग झाओ ने खुद को जीवन के लिए खतरा वाली स्थिति में पाया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया। हालांकि इसमें शामिल होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि लिन सू की ताकत इतनी भयानक स्तर तक पहुंच गई थी कि वह बैठे नहीं रह सकते थे। हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय द्वारा लिन सू को पहले निशाना बनाना उसकी प्रतिभा से संबंधित नहीं था, ये केवल पशु सहयोग तकनीक के कारण था। हालांकि लिन सू ने पहले ही इस जानवर सहयोग तकनीक का प्रचार कर दिया था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसने कुछ हिस्सा छिपाकर नहीं रखा होगा। हर किसी की अपनी स्वार्थी इच्छाएं होती हैं। क्या लिन सू सचमुच अपनी सारी चीजें बांटता था? कौन इस पर विश्वास करेगा? यदि अभी भी कुछ रहस्य थे जो उसने अमर फीनिक्स संप्रदाय को नहीं सिखाए थे, तो उसे अब पकड़ लेना संप्रदाय को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार पहले भी हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय ने अक्सर गुप्त रूप से लिन सू को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन ये सभी गुप्त प्रयास विफल हो गए और यहाँ तक कि अमर फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने संप्रदाय के द्वार को तोड़ दिया, जिससे उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ा। इस तरह हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय स्वाभाविक रूप से आगे और अधिक आपदा नहीं चाहता था और अस्थायी रूप से सहन कर लिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन में लिन सू के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। यह महज एक अस्थायी उपाय था। और अब हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के इस शक्तिशाली संरक्षक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिन सू पहले ही हॉल स्तर के जानवर प्रशिक्षक तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, इस सफलता के साथ उसके पास 8वें स्काई सोआरिंग दायरे के बराबर भयानक युद्ध शक्ति थी। इस समय लिन सू केवल अपने पशु सहयोग युद्ध दृष्टिकोण के कारण हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय की दृष्टि में नहीं था। उनकी व्यक्तिगत शक्ति और अद्भुत प्रतिभा ने भी इस संरक्षक का ध्यान आकर्षित किया था। यदि इस व्यक्ति को और अधिक शक्तिशाली होने दिया गया तो ये हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। ये चिंता लिन सू के जानवर सहयोग तकनीक के मालिक होने के साथ संयुक्त है। दोनों चिंताओं को एक साथ रखते हुए इस अभिभावक ने तुरंत निर्णय लिया। एक भव्य आवाज तुरंत गूंजी जो मारने के भयानक इरादे से भरी हुई थी। हे प्रतिभाशाली लिन सू, जिसने स्वर्ग के गौरवशाली युद्ध क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों का नरसंहार किया है, तुम्हारे कृत्य स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध हैं। मैं स्वर्ग के गौरवशाली युद्ध क्षेत्र का संरक्षक होने के नाते आज तुम्हें मारकर इस युद्ध क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करूंगा। यह आवाज न केवल आसपास के क्षेत्र में गूंजी बल्कि दूर तक भी पहुंची तथा स्वर्ग के गौरव युद्ध क्षेत्र के लगभग पूरे केंद्रीय क्षेत्र को कवर कर लिया। ये स्पष्टतः कार्रवाई करने से पहले दुनिया के लिए एक घोषणा थी। इसका उद्देश्य वैध आधार प्राप्त करना था। जैसे ही आवाज सामने आई, एक विशाल हाथ ने लिन सू की दिशा में जोर से दबाव डाला। वह हाथ आकाश को मिटा देना चाहता था, तत्वों को नियंत्रित करने की एक भयानक आभा लिए हुए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को चक्की के पार्ट में बदल रहा हो, जिसका उद्देश्य लिन सू को धूल में मिलाना हो। अनंत आदि ऊर्जा पूरे आकाश में हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। स्वर्ग के गौरव युद्ध क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के हर कोने में आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दुनिया को मिटाने वाला हाथ सहज ही दिखाई दे रहा था। दिल सदमे से भर गया। आखिर लिन सू ने ऐसा क्या किया था कि एक मार्शल आर्ट एक्सट्रीम रियल्म विशेषज्ञ को उसे मारने के लिए उकसाया गया? तुम्हारी हिम्मत!
रोंग जून की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, जो तुरंत हस्तक्षेप करने वाली थी। यह अमर था, एकमात्र मार्शल आर्ट एक्सट्रीम रियल्म द्वारा अपनी निगरानी में किसी की हत्या करना, क्या यह अति सोच नहीं थी? हालांकि अगले ही पल उसकी गति अचानक रुक गई, क्योंकि लिनसू चला गया। मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म विशेषज्ञ की चुनौती का सामना करते हुए लिनसू को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन डर अधिक नहीं था। उसकी वर्तमान चरम शक्ति एक सम्राट स्तरीय उत्परिवर्ती का सामना करने के लिए पर्याप्त थी, और मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म सम्राट स्तरीय म्यूटेंट के समतुल्य एक मार्शल डोमेन था। वह ये परखना चाहता था कि वह मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म से कितना भिन्न है। एक पल में घोस्टली की आकृति लिनसू के बगल में दिखाई दी। एक हल्के बैंगनी रंग का सहयोग प्रकाश अचानक खिल गया। इसके साथ ही लिनसू ने एक हाथ से सहकारी बाह्य कवच निकाला और उसे अपनी छाती पर रख लिया। इस समय उसकी गति तेजी से बढ़ रही थी। 40 मिलियन, 60 करोड़, 80 मिलियन, 100 मिलियन का आंकड़ा पार। वह भयानक हाथ जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, अब लिनसू पर कोई दबाव नहीं डाल सकता था। उनकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शांत रही, और सभी की स्तब्ध निगाहों के बीच उन्होंने उग्रता से अपना भाला निकाला। विशाल हाथ की तुलना में उसका आकार बहुत छोटा लग रहा था। फिर भी दोनों के बीच गति बहुत ज्यादा भिन्न नहीं थी। जैसे दो बड़े सूर्य आपस में टकरा रहे हों, लिनसू का भाला सीधे विशाल हाथ की हथेली में जा धंसा। इस क्षण ऐसा लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो। अगले ही क्षण चारों ओर जटिल दरारें दिखाई देने लगीं, जो मकड़ी के जाल की तरह अंतहीन रूप से फैलती जा रही थीं। 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, आकाश एक टूटे हुए दर्पण में बदल गया, जो अनगिनत भयभीत निगाहों के नीचे एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। भूतिया प्रतिभा कौशल, आयामी विघटन, और इसके साथ ही वह विशाल हाथ भी टूट गया जो आकाश को ढक सकता था और सूर्य को भी ढक सकता था। चुपचाप, बिना किसी मौलिक ऊर्जा तरंग के बाहर निकले। आकाश में खाई बन गई। अविश्वास से भरी एक दबी हुई कराह निकली। कैसे ये संभव है? क्या मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल में बस इतना ही है? अलौकिक शक्तियां हर जगह घूम रही थीं, और लिनसू की आवाज केंद्रीय क्षेत्र के हर कोने में शांति से गूंज रही थी, मानो यह अभिभावक को मुंहतोड़ जवाब देने जैसा हो। धत्तेरी की। मानो किसी जोरदार थप्पड़ से अभिभावक की आवाज और भी अधिक क्रोधपूर्ण थी। वह केवल लिनसू की ताकत से हैरान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लिनसू का मुकाबला नहीं कर सकता था। मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम दायरे को 3 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक सार, अत्यधिक आत्मा। चरम शक्ति शरीर की चरम शक्ति से संबंधित है, जिसमें शारीरिक शक्ति अंतिम स्तर तक पहुंच जाती है, जो सम्राट स्तर के बराबर होती है। चरम सार में आदिम ऊर्जा का शिखर शामिल है, जहां आदिम ऊर्जा की महारतपूर्ण शिखर तक पहुंच जाती है, जो सम्राट स्तर को मारने में सक्षम है। चरम आत्मा का तात्पर्य इरादे की धारणा के अंतिम स्तर से है, जिसमें मार्शल आर्ट के मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति भी शामिल है। वह महसूस कर सकता था कि लिनसू की वर्तमान ताकत चरम शक्ति के स्तर तक पहुंच गई थी, और यह अपने चरम पर थी। संरक्षक शक्तिशाली व्यक्ति ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हॉल दायरे में प्रवेश करने पर लिनसू इतना दुर्जय हो सकता है। ये लड़का सचमुच एक ताकत बन गया है। बूम! आदिम ऊर्जा का एक भयानक उभार फूट पड़ा, और शून्य में काले और सफेद रहस्यमय वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अत्यंत गंभीर चेहरे के साथ प्रकट हुआ। हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के 72 पर्वतीय प्रभुओं में से एक, ताइजुवान पर्वत के स्वामी यूजिंग। दूर से बातचीत करते हुए यूजिंग इस लड़के को संभाल नहीं सका। केवल व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने पर ही उसे दबाने में विश्वास होगा। लिनसू ने उत्सुकता से यूजिंग की ओर देखा। तो ये हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय का मार्शल आर्ट चरम क्षेत्र विशेषज्ञ है। लिनसू को उससे भी अधिक तीव्र गति का एहसास हुआ। स्पष्टतः वह अभी उसके लिए उपयुक्त नहीं था। पिछली बार जिसने प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था, वह उसकी पूरी ताकत थी, और दूर से किया गया प्रतिद्वंद्वी का प्रहार निश्चित रूप से पूरी ताकत से नहीं था। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या अभी भी रोंगसुन नहीं है? जैसा कि लिनसू ने उम्मीद की थी, अगले ही पल स्वर्ग को सहारा देने वाली एक भयानक आकृति तेजी से उभरी। रोंगसुन के चेहरे को शून्य में संघनित करते हुए हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के संरक्षक शक्तिशाली व्यक्ति ने बार बार तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र के आदेश को बाधित किया, स्वार्थ से बाहर दुर्भावनापूर्ण रूप से निर्दोष तियांजियाओ पर हमला किया। मैं इसकी सूचना 6 संप्रदायों को दूंगा। इसके अलावा रोंगसुन की आंखों में उपहास की एक झलक उभरी। हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय का संरक्षक इतना कमजोर है कि युद्ध के मैदान में एक तियांजियाओ को भी नहीं संभाल सकता। मुझे उम्मीद है कि अगली बार वे एक मजबूत व्यक्ति भेजेंगे, वरना दूसरे संप्रदाय भी आगे आ सकते हैं। मैं इसकी सूचना 6 संप्रदायों को भी दूंगा। रोंगसुन के प्रकट होने के समय उसने पहले ही यूजिंग को शून्य में बंद कर दिया था। दोनों के बीच ताकत के अंतर के कारण यूजिंग हिलने डुलने में असमर्थ हो गया, यहाँ तक कि वह जवाब देने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल सका।
जैसे ही उसके शब्द तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में गूंजने लगे, रोंगसुन सीधे यूजिंग को ले गया और तेजी से शून्य में गायब हो गया। जाने से पहले वह लिनसू की ओर देखे बिना नहीं रह सका। लिनसू की ऐसी शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता रोंगसुन की उम्मीदों से भी परे थी। लेकिन फिर दोबारा ये बच्चा, अंततः उन्होंने क्या सामने लाया? रोंगसुन ने घटनास्थल पर एक पत्ता छोड़ दिया जो आकाश में एक पैच की तरह था, और लिनसू द्वारा आकाश में बनाए गए छेद को तुरंत भर दिया। सब कुछ शून्य में विलीन हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। संपूर्ण तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद चारों ओर शोर मच गया। लिनसू का मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म से सीधा मुकाबला हुआ था। जबकि बाकी सभी लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचने पर विचार कर रहे थे, उनकी उम्र के लोग पहले से ही मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम दायरे के बराबर थे। नहीं, उसकी उम्र के लोग कहना शायद उन्हें बहुत अधिक श्रेय देना होगा। ऐसा कहा जाता है कि लिनसू की उम्र अभी 20 वर्ष नहीं हुई है। खेती में 1 या 2 साल भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। तो सवाल यह है, लिनसू इतनी प्रतिभाशाली क्यों है? शून्य में जैसे ही रोंगसुन चला गया, लिनसू ने चुपचाप सहकारी बाह्य कवच को सुरक्षित कर लिया। ये वस्तु, मार्शल आर्ट के साथ इसका प्रयोग करना उनका पहला अवसर था। रोंगसुन ने निश्चित रूप से कुछ नोटिस किया, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक तरीका था जिससे वह वहां बिना किसी तकनीक के भी ऐसा ही प्रभाव प्राप्त कर सकता था, और अमर फीनिक्स संप्रदाय में प्रवेश करने पर वह इसे सौंपने के लिए तैयार था ताकि देख सके कि क्या वह इससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने घोस्टली पोजीशन के साथ सहयोग समाप्त कर दिया। इस बिंदु पर यूयू के साथ विलय अधिकांश स्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त था, सिवाय तब जब आपका सामना मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म विशेषज्ञ से हो। वांग झाओ जमीन पर निढाल होकर बैठ गया, उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। लिनसू की ओर उसकी नज़र किसी राक्षस को देखने के समान थी। क्यों? क्या कोई ऐसा है जो उससे छोटा है और फिर भी उससे अधिक शक्तिशाली है? उसने एक बार सोचा था कि भले ही उसकी शक्ति लिनसू से मेल नहीं खा सकती, लेकिन वह कम से कम लिनसू के हाथों से बच सकता है, इस प्रकार अवसर के लिए संघर्ष करने का साहस कर सकता है। पर अब उसका हृदय सुन्नता से भर गया। प्रतिद्वंद्वी तो उस मार्शल आर्ट एक्सट्रीम रियल्म विशेषज्ञ के सामने भी खड़ा हो सकता था जो उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। उसकी तुलना किससे की जा सकती थी? लिनसू ने वांग झाओ की ओर देखा। पहले तो उसने उसे सीधे मार डालने का इरादा किया था, लेकिन अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। लिनसू ने लू जिए और अन्य लोगों की ओर रुख किया जो जल्दी से पास आ गए। उनकी नज़र एक पल के लिए यान सुसेन पर टिकी रही। मेरे अंदर जाने के बाद क्या हुआ? भाई लिन, यह इस तरह है। लू जिए ने अपने भीतर के सदमे को दबाया और जल्दी से शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। लिनसू ने आज ही सफलता प्राप्त की थी और उसने इसका उल्लेख भी नहीं किया था। अब लिनसू की ताकत पहले की तुलना में इतनी बढ़ गई थी कि लू जिए हक्का बक्का रह गया। घटनाओं के क्रम को मोटे तौर पर समझने के बाद लिनसू ने मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग झाओ ने डार्क टेम्पल में प्रवेश किया या नहीं। आत्मा मास्टर एकदम से वांग झाओ को मार सकता था, यहाँ तक कि उसके 3 पालतू जानवरों में से कोई भी वांग झाओ को आसानी से कुचल सकता था। चाहे वह कितना भी ध्यान केंद्रित क्यों न करता, वह तीनों पालतू जानवरों को व्यस्त नहीं रख पाता था। लेकिन फिर ये भी उसकी गलती थी। लिनसू ने आज ही प्रवेश किया, इसलिए न तो लू जिए और न ही लिन ये को इसके बारे में पता था। ऐसा नहीं है कि वह अपनी योग्यताएं छिपाना चाहता था, लेकिन ये थोड़ा निराशाजनक जरूर है। आखिरकार आने वाली बड़ी प्रतियोगिता में जिसे भी जानना जरूरी था उसे पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने इसका जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना कम समय भी परेशानी का कारण बन सकता है। उसकी नज़र वांग झाओ पर लौट आई। लिनसू की अभिव्यक्ति शांत थी। क्या आप इसे स्वयं समाप्त करेंगे या मुझे करना चाहिए? अवसरों की तलाश करते समय व्यक्ति को ये जागरूकता होनी चाहिए। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उसने अपने मित्रों और भाइयों को भी घायल कर दिया। वांग झाओ का चेहरा काला पड़ गया और अगले ही पल उसके साथ छिद्रों से काला खून बहने लगा, क्योंकि उसने खुद ही आत्महत्या करने का फैसला किया था। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं और मृत्यु में भी वह आंखें फाड़े देखता रहा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसे स्वयं समाप्त करना अधिक सम्मानजनक था। लिनसू ने अपना हाथ उठाया और दूरगतिज शक्ति से जमीन में एक गड्ढा खोद दिया। वांग झाओ की आंखें ढकने के बाद उसने शव को गड्ढे में डालकर दफना दिया। इसे कर्तव्य और धार्मिकता का एक गहन कार्य माना गया। ये सब करने के बाद लिनसू ने शांति से दूरी पर हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय से संबद्ध साम्राज्य की भीड़ को देखा। यद्यपि उन्होंने लू जिए और अन्य पर हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने जू जियाओ के खिलाफ एक चाल चली जो अब हताश होकर टेलीपोर्ट कर रहा है। उसका भाग्य अज्ञात है। इसके अलावा यूजिंग ने उसे अभी अभी परेशान किया था, इसलिए भले ही हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के ये प्रतिभाशाली लोग बस वहां से गुजर रहे हों, वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा।
एक ही पंख के पक्षी। जाने से पहले मुझसे एक कदम आगे बढ़ो। यदि आप मेरी चाल से बिना मरे बच गए। लिनसू ने धीरे से खर्राटे लिए और जैसे ही जो किंग और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक रोंग जून की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उन सबको मत मारो, मुझे हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय से कुछ चाहिए। लिनसू ने वे शब्द वापस निगल लिए जो वह कहने वाला था। भले ही वह नहीं जानता था कि रोंग जून हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय से क्या चाहता है, इस समय सहयोग करना सही विकल्प था। अपने अंतरिक्ष रिंग्स को मुआवजे के रूप में छोड़ दो और तुम भाग सकते हो। हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय से संबद्ध साम्राज्य की भीड़ के चेहरे अत्यंत उदास थे और उनमें से प्रत्येक ने बिना एक शब्द कहे अपने अंतरिक्ष छल्ले पीछे छोड़ दिए और चले गए। जीवित बच निकलना उनके सौभाग्य का ही परिणाम था और इस समय किसी ने भी जरा भी देर करने का साहस नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर से स्पेस रिंग्स गुई गुई को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दी। लिनसू ने जुआंग वयू की ओर देखा। जुआंग वयू, है ना? आपकी मदद के लिए शुक्रिया। गठबंधन के मुखिया बहुत दयालु हैं। जूंग वयू खुश था। लिनसू की दिव्य शक्ति को देखकर उसे लगा कि उसने हस्तक्षेप करने का सही फैसला किया था, बस गुजर रहा था और ज्यादा मदद नहीं कर पाया। लिनसू ने सहजता से गुई गुई द्वारा दी गई एक छोटी बोतल ली और जुआंग वयू को दे दी। इसे कृतज्ञता का प्रतीक समझो। जुआंग वयू ने उत्सुकता से इसे स्वीकार कर लिया, बोतल खोली और अंदर एक अत्यंत घने अंधेरे आभा से भरे तरल को देखकर उसकी अभिव्यक्ति में पहले आश्चर्य फिर परमानंद दिखा। धन्यवाद एलायंस हाईरॉक। वह शक्तिशाली सहयोगियों से चिपकना चाहता था, लेकिन जानता था कि वह लूजिए जैसा नहीं है। अब लिनसू से चिपके रहने की उम्मीद करना कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसने कृतज्ञतापूर्वक छोटी बोतल को संभाल कर रखा, समझदारी से हाथ जोड़कर कहा, तो अब मैं विदा लेता हूँ। ऐसा कहकर वह कुछ कदम चला और वहां से गायब हो गया। जैसे ही जुआंग वयो चला गया, लिनसू ने अपनी नज़र यान सुसेन पर घुमाई, जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। जल्दी से आगे बढ़ा और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, यान, तुमने हमें इंतजार कराया। बस अप्रत्याशित अप्रत्याशित। यान सुसेन ने थोड़ा निराश होकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसने सोचा था कि उसे एक विश्वव्यापी अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे उसके साथी उसे एक नई रोशनी में देखेंगे। कौन जानता था, उसके अपडेट की गति अभी भी बहुत धीमी थी। लूजिए को देखो, अब गुप्त तकनीकों का उपयोग किए बिना भी उसकी ताकत लगभग समान थी, और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करके वह उसे मीलों तक हरा सकता था। लिनसू के छोटे चचेरे भाई लिन ये को देखो। वह छोटा लड़का, जो शुरू में लिनसू की मदद से प्रोडिजी एरेना में पहुंचा था, अब आधी हवा में है। और लिनसू को देखो। यान सुसेन को अभी अभी लिनसू के एक्शन दृश्यों की याद आए और अचानक उसे लगा कि वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया है। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? आह! उसे क्या पता था कि लिनसू भी इस समय यान सुसेन से हैरान थी। आखिर ये क्या था? लगभग 1 साल तक गायब रहने के बाद वह वापस आता है और अचानक गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन कर सकता है। ध्यान रखें, उनका गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन यान सुसेन की अवधारणा से अलग है। उसके पास सिंक्रोनाइजेशन Z था, जिसका अर्थ था कि उसे गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन करने के लिए अपने बॉन्ड सिनर्जी इंडेक्स को पूर्ण मूल्य पर रखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यान सुसेन के गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन ने संकेत दिया कि उनका बॉन्ड सिनर्जी इंडेक्स 100 तक पहुंच गया। उसके लिए इसकी कठिनाई आयामी संरक्षक जानवर सहयोग प्राप्त करने के समान ही थी। यहाँ तक कि जब म्यू यूक्सिंग गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन को जल्दी से निष्पादित कर सकता था, तब भी वह आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार म्यू यूक्सिंग पहले से ही मध्यम आयु वर्ग के थे और अपने पालतू जानवर के साथ दशकों से जुड़े हुए थे, हमेशा उसके साथ दयालु व्यवहार करते थे, पहले से ही एकीकृत अवस्था में थे। उन्होंने एक चाल ढूंढ ली थी और अंतिम बाधा को तोड़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन यान सुसेन अविश्वसनीय था। उनके बॉन्ड सिनर्जी सूचकांक में अब भी 90 से अधिक की गिरावट है, जिससे ये देखा जा सकता है कि इस सिनर्जी सूचकांक में सुधार करना कितना कठिन था। गठबंधन के आंकड़ों के अनुसार सीक्रेट तकनीक के अस्तित्व के साथ भी बिना किसी रुकावट के एक दोषरहित सीक्रेट तकनीक स्थिति को बनाए रखने में 80 से 100 तक बढ़ने में 2 से 3 साल लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यान सुसेन ने अपने लापता होने के दौरान अपने पालतू जानवर के साथ जीवन और मृत्यु की अनेक स्थितियों का अनुभव किया हो तथा प्रत्येक छलांग के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ हो? नहीं, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे उससे स्पष्ट रूप से पूछना था, भाई यान, आपने गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन कैसे हासिल किया? लिनसू की आंखें उम्मीद से भरी थीं। अच्छा भाई, मुझे सिखाओ। यान सुसेन ने भ्रम में पलकें झपकाईं। लिनसू उससे गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा था। ये दृश्य स्वप्न जैसा लगता है। क्या लिनसू ने ये बहुत पहले ही हासिल नहीं कर लिया था? वह इतना हैरान क्यों था? यद्यपि यान सुसेन का हृदय उलझन में था, फिर भी उन्होंने अपने लापता होने के दौरान के अनुभव को शब्दशः बताया। सुनते ही लिनसू के चेहरे पर खट्टे नींबू जैसा भाव आ गया। सचमुच एक नुकसान।
यदि वह बहुआयामी संरक्षक पशु सहयोग की कामना कर सकता है तो क्या वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल में प्रवेश टोकन प्राप्त करना संभव नहीं होगा? यान सुसेन एक ही जीवन में युनजिया के साथ बॉन्ड तालमेल सूचकांक को भर सकता है और यहां तक कि सिल्वर के साथ एकीकृत क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यदि वह आ गया तो क्या क्यू और गुई गुई के साथ संबंध को अधिकतम करना आसान नहीं होगा? एक निश्चित त्रिआयामी संरक्षक जानवर सहयोग। दुर्भाग्य से लिनसू ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह का ऑपरेशन कर सकता है। उसने कभी भी ऐसी इच्छा के लिए अपनी भाग्य शक्ति का उपयोग नहीं किया और हमेशा अन्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया। ये देखते हुए कि वह प्रोडिजी एरेना छोड़ने वाला था, वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल का यह अवसर। एक पल इंतजार करें। पौराणिक युद्धभूमि में प्रवेश करने से पहले मैंने भाग्य का अंतिम प्रकाश प्राप्त कर लिया। लिनसू को अचानक ये याद आया और उसने उत्साहपूर्वक अपने भीतर भाग्य शक्ति को महसूस किया। लिनसू के डार्क टेम्पल में प्रवेश करने के बाद से यंगेंग के कोकून और भूत के विकास की प्रक्रिया के दौरान उनके परिवर्तनों की सुरक्षा करते हुए ये भाग्य शक्ति लगातार खर्च होती रही थी। हालांकि लिनसू उस समय व्यस्त था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उसे देर से ही सही एहसास हुआ कि भाग्य शक्ति केवल 30% ही बची है। उन्होंने जो भाग्य का प्रकाश अर्जित किया था वह उन्नत था तथा भाग्य शक्ति का शेष 30% सामान्य भाग्य शक्ति के 50 से 60% के बराबर था। क्या वन लाइफ रीइंकार्नेशन हॉल से टोकन प्राप्त करना पर्याप्त है? जब लिनसू इस प्रश्न पर विचार कर रहा था, अगले ही क्षण उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी शेष 30% भाग्य शक्ति तुरंत ही लुप्त हो गई। क्या हुआ? लिनसू ने अचानक चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसकी भाग्य शक्ति कहाँ चली गई? ये सब भाग्य शक्ति है। अल्पविराम। अमर फीनिक्स संप्रदाय के अमर लोगों को हमारे हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार कब मिला? जिस दुनिया में रोंग जून रहता था उसके बाहर एक आवाज गूंजी जो दैवीय शक्ति के समान थी। हे, तुम यहाँ हो। रोंग जून ने यूजिंग की ओर देखा जो कि कैद था और उसकी शाखाओं को हल्का सा हिलाने पर एक द्वार प्रकट हुआ। उसके अलौकिक चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई जो किसी दयालु बुजुर्ग जैसी लग रही थी। जो लोग रोंग जून से परिचित नहीं हैं उन्हें यह मिलनसार और सुलभ लग सकता है, लेकिन अगर अमर फीनिक्स संप्रदाय के अन्य अमर लोग रोंग जून की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखेंगे तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि यह फिर से कुछ अच्छा करने वाला नहीं है। मेहमानों का स्वागत है, कृपया अंदर आइए। द्वार के बाहर एक आकृति खड़ी थी जिसकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। इसकी आभा यूजिंग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, जिससे रोंग जून के क्षेत्र में कदम रखने मात्र से ही पूरी दुनिया कांप उठती थी। हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के 36 हॉल लॉर्ड्स में से एक, मियाओजी हॉल के लूजी, एक परम शक्तिशाली देवता। आगंतुक की ताकत देखकर रोंग जून को आश्चर्य नहीं हुआ। हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के पास केवल एक मार्शल डोमेन क्षेत्र पावर हाउस है। क्या संप्रदाय मास्टर व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आएंगे? एक अत्यंत शक्तिशाली देवता को भेजना काफी सम्मान दर्शाता है। लूजी ने अंतरिक्ष में कदम रखा और अपने साथी संप्रदाय के सदस्य को कैद में देखकर और अधिक कठोर हो गए। उसे रिहा करो। इतने कठोर लहजे की कोई जरूरत नहीं है, हर बात पर बातचीत हो सकती है। रोंग जून ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हालांकि मैं पौराणिक युद्धभूमि के रक्षक के रूप में हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं हूं, फिर भी व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को खत्म करना मेरा कर्तव्य है। क्या आप हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के किसी सदस्य को खत्म करने का इरादा रखते हैं? ये सुनकर लू जी के चेहरे पर उदासी छा गई। हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने पहले ही अन्य संरक्षकों से सामान्य स्थिति के बारे में जान लिया था। यद्यपि यूजिंग ने आवेग में आकर कार्य किया, लेकिन लिनसू नाम का लड़का वास्तव में एक बड़ा खतरा था और सीधे तौर पर कार्रवाई करने और आरोप लगाने का आधार छोड़ने के बजाय कार्रवाई करने से पहले संप्रदाय को वापस रिपोर्ट करना बेहतर होता। लिनसू नाम के लड़के के बारे में सोचते हुए लूजी की आंखों में एक अंधेरा छा गया। वह हॉल स्तर का जानवर नियंत्रक ही है, फिर भी उसकी ताकत किसी महाशक्तिशाली प्राणी जितनी है। क्या होगा अगर वह महाकाव्य स्तर का जानवर नियंत्रक बन जाए? संरक्षक पशु सहयोग के नियम में निपुणता प्राप्त करने के अलावा ये लड़का एक खतरा भी है। उसे खत्म करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वह बड़ा हो गया तो वह अमर फीनिक्स संप्रदाय का अगला संप्रदाय प्रमुख बन सकता है। तब तक वह अमर फीनिक्स संप्रदाय के इतिहास में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय गुरु बन सकते हैं, जो हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इन मामलों के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। फिलहाल कुछ भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए लूजी ने शांति से कहा, रोंग जून, आप कैसे प्रस्तावित करते हैं कि हम बातचीत करें? ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को वहां से ले जाना ज्यादा कठिन नहीं होगा। हालांकि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। लूजी इसे अच्छी तरह समझते थे। मैंने इतने सारे उल्लेखनीय युवा प्रतिभाओं के सामने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको उसे ले जाने दूं? इससे मेरी गरिमा कहाँ रह जाती है?
रोंग जून ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, मैंने उसे खत्म नहीं किया बल्कि हिरासत में लिया, जो एक एहसान है। आप इससे इनकार तो नहीं करेंगे, है ना? बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। रोंग जून की बातें सुनकर लू जी का चेहरा और भी उदास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि दूसरा पक्ष अत्यधिक मांग कर रहा था। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लू जी के अधीर भाव देखकर रोंग जून ने इत्मीनान से कहा, आप उस व्यक्ति को ले जा सकते हैं, लेकिन वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल अब से अमर फीनिक्स संप्रदाय का होगा। एक जीवन पुनर्जन्म हॉल को आपके हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय द्वारा पौराणिक युद्ध के मैदान में भेजा गया था। पौराणिक युद्धभूमि की स्थापना के समय हुए प्रारंभिक समझौते के अनुसार विभिन्न संप्रदायों द्वारा पौराणिक युद्धभूमि में भेजे गए अवसर अस्थायी रूप से उधार दिए जाते हैं। युद्धभूमि के खुले रहने के दौरान युवा प्रतिभाएं इन अवसरों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकती हैं, और बंद होने पर ये अवसर अपने अपने संप्रदायों में अपने शिष्यों द्वारा ग्रहण किए जाने के लिए वापस लौट आते हैं। पौराणिक युद्धभूमि में अवसर भूमियों की एक निश्चित संख्या होती है और प्रत्येक स्तर पर अवसरों की संख्या स्थिर रहती है, आसानी से बदली नहीं जा सकती। यदि हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल का स्वामित्व छोड़ देता है तो मैं आपको उस व्यक्ति को ले जाने की अनुमति दूंगा। जैसे ही रोंग जून के शब्द निकले, यूजिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, एक जानवर प्रशिक्षक ने वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल में प्रवेश किया और सफल संरक्षक जानवर सहयोग के साथ उभरा। वह प्रतीत होता है कि बेकार एक जीवन पुनर्जन्म हॉल संरक्षक जानवर सहयोग में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। न केवल रोंग जून बल्कि अन्य संप्रदाय संरक्षकों ने भी इस पर ध्यान दिया। यान सुसेन को वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल से बाहर निकले हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, इसलिए यूजिंग को अभी तक इसकी रिपोर्ट करने का मौका नहीं मिला है। रोंग जून की पाबंदियों के कारण उसके लिए बोलना नामुमकिन था और हिलना डुलना भी बेहद मुश्किल था। यूजिंग सिर्फ अपनी आंखें हिला पा रहा था, अपने साथियों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले पर सहमति नहीं होनी चाहिए। लूजी स्पष्ट रूप से उसकी निगाहों से इतनी सारी जानकारी समझने में असमर्थ थे। उसने यूजिंग की विसंगतियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने जो खुफिया जानकारी एकत्र की उसमें यह हिस्सा भी शामिल नहीं था। इसलिए एक जीवन पुनर्जन्म हॉल की विशिष्टताओं के बारे में लूजी को कुछ भी नहीं पता था। वास्तव में जब रोंग जून ने वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल का उल्लेख किया तो वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह अवसर क्या था। वह पुनर्जन्म हॉल वास्तव में काफी बेकार था और तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र के बंद होने के दौरान हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के बहुत से शिष्य इसमें प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लू जी यह भी समझती थी कि किसी भी असामान्य स्थिति के पीछे हमेशा कोई कारण होता है। हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय ने तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में कोई छोटी मात्रा में अवसर नहीं भेजे थे। अमर फीनिक्स संप्रदाय द्वारा कुछ हद तक बेकार पुनर्जन्म हॉल को चुनने के लिए इसमें कुछ असामान्य होना चाहिए। एक जीवन पुनर्जन्म हॉल काम नहीं करेगा। अमर फीनिक्स संप्रदाय उसी स्तर का कोई और अवसर चुन सकता है, लूजी ने गहरी आवाज में कहा। यह संभव नहीं है। आपके हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय के पास जो भी अवसर हैं वे सभी युद्ध कौशल के लिए हैं। हमारे अमर फीनिक्स संप्रदाय के पशुपालकों के लिए इनका क्या उपयोग है? रोंग जून की आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। ये पुनर्जन्म हॉल उन कुछ हॉलों में से एक है जिनका उपयोग हम अमर फीनिक्स संप्रदाय में कर सकते हैं, तो मैं इसे क्यों नहीं चाहूँ। तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में उच्च संप्रदायों द्वारा अवसर भेजना विचारणीय विषय है। 6 महान उच्च संप्रदायों में से प्रत्येक की अलग अलग विरासतें हैं। इसलिए यदि भेजे गए अवसर शिष्यों की भर्ती की आवश्यकताओं के साथ अधिक निकटता से मेल खाते हैं तो यह सुनिश्चित होता है कि अधिक तियानजियाओ जिन्हें अपने अवसर प्राप्त होते हैं उनके संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। उदाहरण के लिए, हथियार ढालने वाले मंडप द्वारा तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र को भेजी गई अवसर भूमि का हथियार ढालने वाले मास्टर की विरासत से कई तरह का संबंध है। इस प्रकार अवसर चाहने वाले ज्यादातर तियानजियाओ वे होते हैं जो हथियार ढालने वाले मास्टर बनने में रुचि रखते हैं, जिससे मंडप में प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति उपजाऊ पानी को दूसरों के खेतों में नहीं जाने देता, लेकिन किसी ने भी इसे बहुत अधिक नहीं किया है। कुछ अवसर अभी भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग अन्य तियानजियाओ कर सकते हैं। केवल हुनयुवान ताओवादी संप्रदाय तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सभी अवसर केवल मार्शल चिकित्सकों द्वारा ही उपयोग योग्य हैं तथा पशु प्रशिक्षकों के लिए बेकार हैं। लक्ष्यीकरण का इरादा बहुत स्पष्ट है। रोंग जून की यह बात सुनकर लूजी क्षण भर के लिए अवाक रह गए। ये वास्तव में ऐसा ही था। अमर फीनिक्स संप्रदाय को दिए गए अन्य अवसर भी बेकार होंगे, और इससे उसकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई। शायद रोंग जून द्वारा इस पुनर्जन्म हॉल को चुनने का कोई अन्य इरादा नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि अन्य अवसर उपयोग योग्य नहीं थे। जैसे ही यह विचार लूजी के मन में आया, उसने अचानक कुछ महसूस किया। उसने अपने सीमित साथी की ओर देखा। यूजिंग उसे देखकर पागलों की तरह पलकें झपका रहा था। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? अपने साथी को इतना अजीब व्यवहार करते देख लूजी की भौहें तन गईं।
इसी बात पर इस तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र के खुलने के साथ हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष तियानजियाओ साम्राज्य की स्थिति कुछ निराशाजनक है। 3 का सफाया हो चुका है। रोंग जुन ने हंसते हुए कहा, वे सभी युवा हैं, स्वाभाविक रूप से आवेगी। इस तरह की लड़ाई और हत्या सचमुच अनुचित है। लू जी ने ठंडी सांस ली और अधिक कुछ कहने को तैयार नहीं थी। उन्होंने भी इस मामले के बारे में सुना था, लेकिन क्या हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष साम्राज्य से उन 3 तियानजियाओं का पतन पूरी तरह से लिनसू का काम नहीं था? अभी रोंग जून अनभिज्ञता जता रहा था, कह रहा था कि यह आवेगपूर्ण था। नहीं, ये गलत है। लू जी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उनका चेहरा तुरंत उदास हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गंभीरता से कहा। हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के रक्षक यूजिंग ने युवा लिनसू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। रोंग जुन ने आह भरी, मुझे उस बच्चे पर भी तरस आ रहा है। अगर मैं होता तो शायद मुझे इस दुश्मनी को दूर करने के लिए हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष साम्राज्य के सभी तियानजियाओं को खत्म करना पड़ता। उसने लू जी की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष साम्राज्य से कोई भी कल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग न ले? लू जी ने अपने दांत पीस लिए। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी ही ठंडी हो गई। कुछ ही पल बाद वह अचानक ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, वाह, अमर फीनिक्स संप्रदाय के रोंग जुन, बहुत बढ़िया कदम है। आज मुझे समझ आ गया। एक जीवन पुनर्जन्म हॉल आज से अमर फीनिक्स संप्रदाय का है। मैं ऐसी अवसर भूमि पर निर्णय ले सकता हूँ। लू जी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष साम्राज्य का कोई भी तियानजियाओ लापता हुआ तो मैं न्याय की मांग करूंगा। हाँ, और मत कहो। रोंग जून गर्मजोशी से मुस्कुराया, मैं युवा लिनसू को मना लूंगा। हालांकि वह बच्चा छोटा और आवेगी है, वह बुजुर्गों का सम्मान करता है और एक अच्छा बच्चा है। लू जी स्पष्ट रूप से रोंग जून को आगे बोलते हुए नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने अधीरता से कहा, आपने उसे अभी तक रिहा क्यों नहीं किया? ठीक है। रोंग जून की शाखाएं धीरे से हिल गईं और अगले ही पल लू जी और यूजिंग दोनों को सीमा के बाहर भेज दिया गया। भाई दाओ, एक जीवन पुनर्जन्म हॉल अमर फीनिक्स संप्रदाय को नहीं दिया जा सकता है। बाधाओं से मुक्त, यूजिंग ने तत्काल कहा, वह गुप्त क्षेत्र संरक्षक जानवर सहयोग की सफलता में तेजी ला सकता है। क्या? लू जी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। संरक्षक पशु सहयोग पद्धति, लिनसू ने इसे गुप्त नहीं रखा। बेशक हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के पास भी इसे प्राप्त करने के तरीके थे। हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय में कुछ चर्चा के बाद ये निर्धारित किया गया कि इस पद्धति की ताकत गौण है। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें सफल होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। उस बेकार से दिखने वाले वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल का वास्तव में ऐसा प्रभाव था। वह भी बोलने ही वाला था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज जोर से गूंजती सुनाई दी। एक जीवन पुनर्जन्म हॉल आज से अमर फीनिक्स संप्रदाय का है। मैं ऐसी अवसर भूमि पर निर्णय ले सकता हूँ। लू जी, यह उसकी आवाज थी। इस समय जैसे ही आवाज गूंजी, वह तुरंत ही 6 प्रमुख उच्च संप्रदायों में फैल गई। इसके भीतर उनकी आभा का एक अंश छिपा था, जिससे बनावट के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। अगले ही पल रोंग जून की आवाज सुनाई दी, हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के उपहार के लिए धन्यवाद। इस समय रोंग जून ने वास्तव में लू जी की वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल भेजने की व्यवस्था की पुष्टि की थी। धत्तेरी की। लू जी का चेहरा तुरंत ही बेहद भद्दा हो गया। उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। शीघ्र संप्रदाय में लौट आओ, इस मामले में संप्रदाय गुरु के निर्णय की आवश्यकता है। वह धीरे से चिल्लाया और यूजिंग को पकड़कर तुरंत वहां से गायब हो गया। अल्पविराम। कांग्यू क्षेत्र के भीतर हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के 2 विशेषज्ञों को विदा करने के बाद रोंग जून ने तुरंत 2 शाखाएं फैला दी, जो एक निश्चित शून्य में घुस गईं। इसके तुरंत बाद शाखाएं धीरे धीरे पीछे हट गईं और अपने साथ एक गुप्त भूमि को खींचती हुई ले गईं जो रहस्यमय और उज्ज्वल चमक के साथ झिलमिला रही थी। यदि यानसुसेन यहाँ होते तो वे एक नज़र में पहचान जाते कि यह वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल था। जैसे ही वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल धीरे धीरे तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र से दूर चला गया, युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए अगोचर रूप से कांप उठा। अवसर भूमि की संख्या को स्थिर रखने का कारण मुख्य रूप से उस संरचना में स्थिरता बनाए रखना है जो पूरे तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र को आधार प्रदान करती है। किसी भी अवसर को खोने से तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है। फिर भी रोंग जून ने शांतिपूर्वक तेजी से एक तैयार विकल्प का अवसर निकाला और वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल को निकालने के समय इसे तियानजियाओ युद्ध के मैदान में रखा, जिससे गठन में अंतराल भर गया। रोंग जून ने अनगिनत वर्षों तक तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र की अध्यक्षता की थी, इसलिए वह इसे किसी और से बेहतर समझते थे। इसकी गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। रोंग जून की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वन लाइफ रीइंकार्नेशन हॉल के लिए विनिमय का प्रस्ताव केवल एक कारण था। जब हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के लोग होश में आएंगे तो वे निस्संदेह बदला लेने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तथापि रोंग जून की शाखाएं हल्के से कांप उठीं, जिससे वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल तुरंत अमर फीनिक्स संप्रदाय की ओर चला गया। क्या आप वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल वापस चाहते हैं? फिर अमर फीनिक्स संप्रदाय पर जाएं और इसे ले लें। नहीं, मैंने एक तीसरा पालतू जानवर चुनने का फैसला किया है। यान सुसेन मुस्कुराया। चलो पहले बताए गए जानवर को भूल जाते हैं। राष्ट्रों के बीच प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं एक नवजात पालतू जानवर ढूंढना चाहता हूं जिसका पालन पोषण शुरू से करना चाहता हूं। पुनर्जन्म के एक चक्र के बाद यान सुसेन को संरक्षक पशु सहयोग के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई थी। उनका मानना था कि पालतू जानवरों के साथ बंधन विकसित करने के लिए सबसे अच्छा प्रकार वह है जो अभी अभी पैदा हुआ हो, अधिमानतः वह जिसे पहली नज़र में ही उसका पालतू जानवर दिखाई दे। इस प्रकार के पालतू जानवरों के साथ संबंध तेजी से विकसित होंगे। अतः पहले चुने गए पालतू जानवर के बारे में उसने उसे जाने देने का निर्णय लिया। ये भी ठीक है। यान सुसेन के विचारों को सुनकर लिनसू ने थोड़ा सिर हिलाया। प्रारंभ में लिनसू और यान सुसेन ने केवल मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की थी कि वे गुप्त क्षेत्र मोती में रहने वाली और पहले से ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित सम्राट प्रजातियों में से एक को तीसरे पालतू जानवर के रूप में चुने, इसलिए यान सुसेन द्वारा इसे छोड़ देना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यान सुसेन के विचार को ब्लू स्टार के कई बीस्ट टैमर्स ने भी साझा किया। आमतौर पर धनी परिवारों के पशुपालक जन्म से ही अपने पालतू पशुओं के साथ भावनाएं विकसित करना पसंद करते हैं, जिससे उनके बीच सहयोग सूचकांक में तेजी आती है। हालांकि लिनसू के सभी पालतू जानवर अपेक्षाकृत अनोखे थे, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसकी बात करें तो यंगयिंग, जो अपने अंडे से निकली है, मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे जन्म से ही भावनाओं का पोषण माना जाएगा। इस समय यंगयिंग अभी भी भूत के जादुई स्थान के भीतर थी। फिर भी वह वहां अकेली नहीं थी। घोस्ट ने एक क्लोन उत्पन्न किया था जो पूरे समय उसके साथ रहता था। कभी कभी डार्क अल्टर से लाए गए डार्क ट्रू ओरिजिन को अंडे के छिलके पर फैला देता था, जिससे यंगयिंग उसे धीरे धीरे छिलके के माध्यम से अवशोषित कर लेती थी। देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। आकाश की ओर देखते हुए लिनसू हल्के से मुस्कुराए। फिर चारों इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गए और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ गए। डॉट 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 झेन झेन, चलो चलें। इस चिल्लाहट से लाल रंग की पोशाक पहने एक सुंदर युवती की नींद खुल गई। उसने ऊपर देखा। उसके सामने एक अन्य महिला ने उसके हाथ पकड़ रखे थे और वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। माफ़ करना बहन यू, इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिस्टर यू नाम की महिला ने हंसते हुए कहा। लेकिन आप इतने समय से क्या सोच रही थीं? आप तो पहले से ही खाली आंखों से देख रही थीं। स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना सिस्टर यू ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? आप उस लिनसू के बारे में सोच रहे हैं? हालांकि वह जानती थी कि उसके साथियों को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था, फिर भी इस टिप्पणी से वह शर्मा गई। बहन यू, ऐसा मत कहो। इसमें गलत क्या है? सिस्टर यू ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। लिनसू को प्रोडिजी युद्ध के मैदान में सबसे मजबूत माना जाता है और वह अब मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म के शक्तिशाली लोगों से भी लड़ सकता है। इसके अलावा लिनसू केवल 20 साल का है और कहा जाता है कि वह असाधारण रूप से सुंदर है। यदि आप उसकी साथी बन सकें तो क्या आपको जीवन भर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? जब वह बोल रही थी तो सिस्टर यू भी अपने चेहरे पर कुछ लालसा दर्शाने से खुद को नहीं रोक सकी। झेन झेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गंभीरता से कहा, हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। ओह, तुम मूर्ख लड़की हो, मैं तो बस यही कह रही थी। सिस्टर यू हंसी। वह और हम स्वर्ग और पृथ्वी जितने दूर हैं, अप्राप्य, बस एक कल्पना। झेन झेन इस पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता था और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। बहन यू, क्या उन्हें वह स्थान मिल गया है? मिल गया तो अब हमें वहां जाना होगा। सिस्टर यू मुस्कुराई और अपने हाथ में एक टोकन हिलाया जो रोशनी से चमक रहा था। चलो चलें। झेन झेन ने सिर हिलाया और दोनों महिलाएं पास में प्रतीक्षा कर रही कई अन्य महिलाओं के साथ उस अवसर भूमि की ओर चल पड़ीं जिसे उन्होंने पहले ही देख लिया था। झेन झेन नाम की वह सुंदर युवती निश्चित रूप से युन झेन झेन थी, जो लिनसू के साथ महान यान साम्राज्य से बाहर आई थी। 1 साल पहले की तुलना में वह ज़्यादा नहीं बदली थी, लेकिन अपने साथियों के बीच वह उस समय के किसी भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकी जो महान यान साम्राज्य से कौतुक युद्ध के मैदान में प्रवेश किया हो। अपने पैरों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली मौलिक शक्ति के साथ उसने अपने साथियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए गतिशील तकनीकों का उपयोग किया, जिससे युन झेन झेन की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। सिस्टर यू सही थी। लिनसू की खबर सुनकर उसका दिल फिर से अशांत हो गया। 1 साल पहले महान यान साम्राज्य के 12 लोगों ने कौतुक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। लिनसू के बारे में दुर्भावनापूर्ण सूचना देने के कारण झांग भाइयों को लिनसू ने व्यक्तिगत रूप से मार डाला। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। उस समय वह वास्तव में कुछ कहना चाहती थी, कम से कम ये देखते हुए कि वह लिनसू को बचपन से जानती थी, उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन लिनसू की शक्ति भड़क उठी, जिससे उसके लिए हस्तक्षेप करना अनावश्यक हो गया।
मदद करने में असमर्थ होने के कारण युन झेनझेन ने स्वाभाविक रूप से लिनसू और यान सुसेन के साथ जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि मार्शल अकादमी के अन्य लोगों के साथ ही रहा। इसके बाद महान यान साम्राज्य के शेष 8 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए विलक्षण युद्ध क्षेत्र में अवसर तलाशने लगे। जल्द ही उन्होंने बार बार सुना कि लिनसू ने लोगों को हराया और पूरे युद्ध क्षेत्र में सेनाओं को नष्ट कर दिया। चौंकाने वाली घटनाएं एक सपने की तरह लग रही थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लिनसू इसके लिए जिम्मेदार है तो सब कुछ समझ में आ गया। इस प्रकार समूह के भीतर कुछ लोग लिनसू को खोजने के लिए वापस लौटना चाहते थे, जबकि अन्य ने इसका कड़ा विरोध किया। सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थता, विद्यमान घर्षण और मतभेद के कारण अंततः 8 लोग दुखी होकर अलग हो गए। मार्शल अकादमी के 3 लोगों ने अकेले ही काम किया, जबकि अन्य 5 लोग एक साथ चले। उनका उद्देश्य लिनसू को ढूंढना, माफी मांगना और ये देखना था कि क्या सुलह संभव है। 5 सफल हुए या नहीं, युन झेनझेन को नहीं पता था, लेकिन चूंकि उसने उनके बारे में फिर कभी नहीं सुना, इसलिए संभवतः वे असफल हो गए और संभवतः लिनसू तक पहुंचने से पहले ही मुसीबत में फंस गए। आखिरकार तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र विशाल है। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे वयुआन तिकड़ी के लिए भी तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में यात्रा आसान नहीं थी। उनकी ताकत पहले से ही महान यान साम्राज्य में सबसे बड़ी थी, लेकिन पूरे तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र को देखते हुए यह नगण्य थी। इतनी ताकत के साथ, दुर्भावना के संकेत के साथ भी शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना बेहद खतरनाक था। यद्यपि उन्होंने दूसरों के साथ संघर्ष से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः वयुआन तिकड़ी को विरोधियों के एक दुर्जेय समूह का सामना करना पड़ा। ऐसे दुर्जेय शत्रुओं के सामने किन हाओरान और जिया युनटिंग का कोई मुकाबला नहीं था और उनका भाग्य अज्ञात था। युन झेनझेन हालांकि कमजोर थे, लेकिन आंदोलन तकनीक में निपुण थे और इस प्रकार भागने में सफल रहे। तब से उसे तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में अकेले ही भटकना पड़ा। ये जितना अधिक खतरनाक होता गया, उतना ही अधिक उसे सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ी। सौभाग्य से जब उसका सामना यूजी और उसके समूह से हुआ तो उसकी किस्मत कुछ हद तक सुधर गई। लिनसू की वजह से युन झेनझेन ने अपनी उत्पत्ति को छिपाने के लिए लापरवाही से एक छोटे देश का नाम गढ़ लिया। यूजी और उनका समूह, जो अपेक्षाकृत कमजोर देशों से थे, ने अपने राष्ट्रों के नष्ट हो जाने या अन्य कारणों से अकेले ही भटकना चुना और सुरक्षा के लिए वे तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में एक साथ आ गए। शुरुआत में युन झेनझेन इन लोगों से बहुत सावधान थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वे दयालु थे और बुरे नहीं थे, और इसलिए उन पर भरोसा किया जा सकता था, जिससे उनके बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बन गए। समूह के प्रयासों से वे इस तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में कुछ अवसर हासिल करने में कामयाब रहे। युन झेनझेन की साधना अब 10 गुना नयुवान क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जो कि तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के समय की तुलना में तेजी से प्रगति कर रही थी। और इस प्रक्रिया के दौरान उसने बार बार लिनसू के बारे में सुना। लिनसू ने हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय के संरक्षक शिष्यों को हराया। लिनसू आकाश गठबंधन नेता बन गए। आकाश गठबंधन ने पश्चिमी तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वह ये सब स्पष्ट रूप से जानती थी। उस पड़ोसी लड़के के बारे में सोचकर, जिसे वह कभी परेशान करती थी, जो रोता और झगड़ा करता था, जिसकी उसे कठिन परिस्थितियों में मदद करनी पड़ती थी, और अब वह उसके लिए पहुंच से बाहर हो गया है, उसे अंदर से अजीब सा महसूस होने लगता था। शायद इसी अजीब स्थिति के कारण उसने कभी भी मदद के लिए लिनसू की ओर मुड़ने के बारे में नहीं सोचा। इसके विपरीत, जब लिनसू की प्रतिष्ठा तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में गूंजने लगी, तो युन झेनझेन ने उसके साथ संबंध बनाने से बचना शुरू कर दिया, तथा कभी दूसरों को यह नहीं बताया कि वे एक ही देश से आए हैं। यह कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था, लेकिन ये युन झेनझेन के स्वभाव में था। उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। बस अब एक बार फिर लिनसू का नाम सुनकर और व्यक्तिगत रूप से उसकी ताकत को ऐसे अप्राप्य स्तर तक पहुंचते हुए देखकर उसके दिल में लहरें उठ गईं। कुछ ही क्षणों बाद समूह अपने इच्छित अवसर के स्थान पर पहुंच गया। यह अवसर समूह को काफी प्रयास के बाद मिला। यदि सब कुछ ठीक रहा तो संभवतः ये तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में उनके लिए अंतिम अवसर होगा। इसलिए हर चेहरे पर थोड़ी बहुत उत्सुकता थी। उनकी ताकत के साथ राष्ट्रों की महान प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग हासिल करने और एक श्रेष्ठ संप्रदाय में स्वीकार किए जाने की उम्मीद करना एक लंबी दूरी की कोशिश थी। और उनका लक्ष्य राष्ट्रों की महान प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करना या किसी श्रेष्ठ संप्रदाय में स्वीकार किया जाना नहीं था। वे संतुष्ट थे, कुछ अवसर प्राप्त करने की तलाश में थे, और जब तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र समाप्त हो गया तो वे अपने अपने देशों को लौट जाएंगे, जिससे उनकी यात्रा सार्थक हो जाएगी। भाई वांग, क्या यही वह जगह है? यूजी की आवाज में थोड़ी उत्तेजना थी जब उसने पास की घाटी को देखा, जहां भीतर बहता कोहरा लाल रंग का था, जिसमें अपार युआन ऊर्जा थी, जो निश्चित रूप से कोई साधारण जगह नहीं थी। यही है, उस आदमी ने भाई वांग को संबोधित किया और उसने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी साधना उनमें सबसे ऊंची थी और उन्हें उनका नेता चुना गया था।
इस समय उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। चलो चलें, जो कुछ वहाँ है उसे हासिल करने से तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र तक हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। काम पूरा होने पर उसने अपने स्पेस रिंग से उस स्थान को खोलने के लिए टोकन निकाला। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक भयानक आवाज सुनाई दी। तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र में आपकी यात्रा वास्तव में यहीं समाप्त होनी चाहिए। जिस क्षण आवाज आई, भाई वान का चेहरा बदल गया और उन्होंने तुरंत टोकन को अपने पास रख लिया। समूह ने सामूहिक रूप से मुड़कर दूसरे समूह को देखा जो उनकी ओर आ रहा था। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे इस समूह को जानते थे। इससे पहले एक विवादित अवसर को लेकर वे दुश्मन बन गए थे। बाद में परेशानी से बचने के लिए उन्होंने दूर किसी अन्य क्षेत्र में चले जाने का निर्णय लिया और दोनों पक्ष फिर कभी नहीं मिले। अप्रत्याशित रूप से अब तियानजियाओ युद्ध क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में उसके अंतिम दिन वे एक बार फिर मिले। उनके विरोधी स्पष्टतः शत्रुतापूर्ण इरादे से आए थे। वांग जियुआन, विरोधी समूह के नेता ने अपने गाल पर एक निशान पर हाथ फेरते हुए व्यंग्य किया, क्या तुम्हें वह निशान याद है जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था? एक जख्म भी नहीं भर सकता, कितना बेकार है। भाई वांग ने शत्रुतापूर्ण आगमन पर बेरुखी से जवाब दिया, यह मौका हमें पहले ही मिल गया था। अगर तुम लड़ने का इरादा रखते हो तो मुझे तुम्हें एक और जख्म देने में कोई आपत्ति नहीं है। चले जाओ। हे, जख्मी आदमी ने व्यंग्य किया, शब्द तुम्हें नहीं बचाएंगे, हमला करो। उनके आदेश पर उनके पीछे के समूह ने एकजुट होकर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। अवसर हाथ में होने पर पुरानी शिकायतों और नई शत्रुताओं को वास्तविक ताकत के साथ सुलझाना होगा। उनके जवाब में युन झेनझेन के समूह ने, जो लंबे समय से कार्रवाई के लिए तैयार था, पलटवार किया। क्षण भर में ही युद्ध शक्ति में उतार चढ़ाव बढ़ गया और घाटी की परिधि के चारों ओर फैल गया। युद्ध की परिधि पर युन झेनझेन ने एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार स्तर का लंबा धनुष पकड़ रखा है। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमकदार हैं और वह दूर से दुश्मन पर नीले और लाल तीर चलाती है, जबकि उसके साथी जल्दी से विरोधियों को ढूंढते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। युद्ध के केंद्र में वांग जियुआन उस जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति से कुछ क्षण के लिए भिड़ता है, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। क्या आपने वास्तव में नयुवान क्षेत्र के 11वें स्तर को तोड़ दिया है? युन झेनझेन के समूह के नेता के रूप में वांग जियुआन की साधना नयुवान क्षेत्र 10वीं श्रेणी के शिखर पर है। आखिरकार वे सीमित प्रतिभा वाले अलग थलग व्यक्तियों का एक समूह हैं। इतनी ताकत होना पहले से ही काफी अच्छा है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जख्मी चेहरे वाला यह आदमी नयुवान क्षेत्र के 11वें स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि उन्होंने हाल ही में स्पष्ट रूप से सफलता हासिल की थी, लेकिन यह वांग जियुआन को उनके मुकाबले में तुरंत नुकसान में डालने के लिए पर्याप्त था। हे, जख्मी चेहरे वाले आदमी ने एक डरावनी हंसी निकाली, ये तुम्हारा योगदान है, वांग जियुआन। यदि आपने अवसर का लाभ न उठाया होता तो मैं संयोगवश इससे भी बेहतर अवसर न खोज पाता। तो मुझे तुम्हें अच्छी तरह से चुकाना होगा। उसके हमले लगातार भयंकर होते गए, उसकी आंखों में हत्या की मंशा साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही वांग जियुआन उसे रोकने में असमर्थ हुआ, तीरों की बारिश तूफान की तरह होने लगी। वे युन झेनझेन के तीर थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर तीर का अपना एक दिमाग हो, जो उस जख्मी चेहरे वाले आदमी के शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों पर सटीक निशाना साध रहा हो। इस अचानक हमले ने जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति को अपनी चाल बदलने और जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। वांग जियुआन ने सांस लेते हुए दूर से युन झेनझेन की ओर सिर हिलाया और हमला करने का अवसर जब्त कर लिया। यद्यपि उनके समूह में नयुवान दायरे के 11वें स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का अभाव था, फिर भी नयुवान दायरे के 10वें स्तर के शिखर पर उनके पास दो थे। युन झेनझेन दयान जैसे छोटे देश से आया था, जिसमें दुर्जय ताकत का अभाव था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह दूसरों से कई साल छोटी है। इस प्रकार उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा कम नहीं है। मात्र 1 वर्ष के भीतर ही उसकी ताकत नयुवान क्षेत्र के 3रे स्तर से 10वें स्तर तक बढ़ गई, वह भी बिना किसी विशेष अवसर के। पर्याप्त अवसर मिलने पर उसके लिए नयुवान दायरे के 11वें स्तर या यहाँ तक कि 12वें स्तर में कदम रखना संभव है। इस समय वांग जियुआन के संघर्ष को देखते हुए युन झेनझेन के तीर उसके साथियों की सहायता करने के लिए बिखरते नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से दागदार चेहरे वाले आदमी के शरीर पर बरसते हैं। जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया, लगातार तीरों से निपटते हुए, हिचकिचाते हुए और अपनी ताकत को दबाते हुए। परिणामस्वरूप वांग जियुआन की उसके साथ लड़ाई अब पूरी तरह से एक तरफा नहीं रही। दागदार चेहरे वाले आदमी का चेहरा क्रूर हो गया। उसे धनुष का प्रयोग करने वाली महिला याद आ गई। पिछली बार जब वे आपस में भिड़े थे तो उसकी ताकत लड़ाई को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, बस कुछ भी नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में अप्रत्याशित रूप से वह एक ऐसे खतरे में बदल गई। ये सोचकर जख्मी चेहरे वाला आदमी दहाड़ा, मेरे लिए उसे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजो। जैसे ही वह बोल रहा था, कई आकृतियां तेजी से युन झेनझेन की ओर दौड़ीं।
लेकिन युन झेनझेन के समूह को कम करके नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि अब वह महत्वपूर्ण है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अन्य शक्तिशाली समूहों को उस पर हमला करने की अनुमति नहीं देंगे। दृश्य पुनः अराजक हो गया। अनगिनत युवान पावर हमले एक दूसरे पर टूट पड़े, जिससे हर जगह लहरें उठने लगीं। अगले ही पल दोनों पक्षों के चेहरे बदल गए। कई इंद्रधनुष अपने स्थान की ओर बढ़ गए। प्रत्येक इंद्रधनुष में अत्यंत शक्तिशाली युवान शक्ति उतार चढ़ाव थे, जो कि नयुवान क्षेत्र के 12वें स्तर के प्राणी प्रतीत होते थे। परिणामस्वरूप दोनों ही टीमें थोड़ी धीमी हो गईं और उनके चेहरे पर सतर्कता झलकने लगी। यदि यह समूह अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य ये स्थान नहीं था। उन्हें चल रही लड़ाई में रुचि न लेते हुए, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे बस गुजर रहे हैं, दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली तथा फिर लड़ाई जारी रखी। इसी समय आकाश से एक विस्मयादिबोधक ध्वनि गूंजी। अगले ही क्षण एक आकृति तेजी से नीचे उतरी और अचानक भीड़ के सामने प्रकट हुई। यह एक चांदी के बालों वाला सुंदर युवक था, जिसके बर्फीले नीले रंग के नुकीले कान थे, माथे पर एक राजसी खड़ी आंख थी, बर्फ के क्रिस्टल जैसे कसे हुए पैर की उंगलियां थीं और चेहरे पर रहस्यमय निशान थे। उसके हाथों और पैरों पर बर्फ की लपटें लिपटी हुई थीं तथा उसके पीछे एक लंबी पूंछ थी। आधे मानव आधे पशु जैसे असामान्य स्वरूप ने सभी की धारणा को बहुत प्रभावित किया। जब वे स्तब्ध रह गए तो 3 आकृतियां उनके पीछे उतरीं। संरक्षक जानवर सहयोग विधि लिनसू। जब तक एक व्यक्ति को याद आया, तब तक भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। लोगों के चेहरे कुछ हद तक निराशा से भर गए। लिनसू, उसने अभी अभी मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम रियल्म के किसी व्यक्ति से युद्ध किया था। ये लोग संभवतः उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि यह अवसर उनका नहीं है। उनकी लड़ाई शीघ्र ही समाप्त हो गई और वे 2 विरोधी गुटों में विभाजित हो गए। अवसर की कोई आशा नहीं, आगे लड़ने का कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा लिनसू के सामने टकराव बहुत लापरवाही है। लिनसू ने आसपास की प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल दृश्य में एक महिला की ओर एक अजीब नज़र डाली। सौभाग्य से जब उन्होंने और क्यू ने सहयोग किया तो उन्होंने अवचेतन रूप से फ्रॉस्ट आइस को सक्रिय कर दिया, अन्यथा भीड़ के बीच एक परिचित चेहरे को पहचानना मुश्किल होता। युन झेनझेन को अपना सिर झुकाते हुए, उससे नज़रें मिलाने से बचते हुए, उसे अपना रूप पहचानने से रोकते हुए देखकर लिनसू की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। ऐसा लगता था कि वह जानता था कि जीनियस बैटलफील्ड में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद उसने कभी परिचित लोगों की कोई खबर क्यों नहीं सुनी थी। उसके पीछे यान सुसेन और लिनये ने भी लिनसू की निगाहों का अनुसरण करते हुए युन झेनझेन को पहचान लिया और कुछ अजीब भावों के साथ एक दूसरे को देखा। पास में खड़े लूजिए को अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और उस पल उसने यान सुसेन के कंधे को धक्का दिया और फुसफुसाया, क्या हो रहा है। यान सुसेन ने हल्की खांसी की और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, लाल रंग की पोशाक वाला व्यक्ति हमारे ही देश से है। ओह, लूजिए ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। लिनसू और फिर युन झेनझेन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर गपशप का भाव आ गया। अपने पीछे हो रही बड़बड़ाहट पर ध्यान न देते हुए लिनसू ने हल्के से खांसी, युन झेनझेन से अपनी नज़र हटाई और धीरे से अपने सामने खड़े दर्जनों लोगों की ओर देखा। यहाँ अवसर की क्या स्थिति है। हालांकि वांग जियुवान लिनसू से बेहद सतर्क था, फिर भी वह जल्दी से मुट्ठियां भींचकर आगे बढ़ा। इस जगह को लाल प्रशिक्षण बादल घाटी कहते हैं। अंदर लाल प्रशिक्षण बादल नाम का एक अनोखा पदार्थ है जिसे मार्शल कलाकार अवशोषित कर सकते हैं। ये नयुवान क्षेत्र के लोगों के लिए एक छोटे से क्षेत्र में घुसने में कुछ हद तक मददगार है। अपनी बाहें क्रॉस करके लिनसू ने शांति से कहा, मैं इस जगह से गुजरा हूँ। चूंकि यहाँ मार्शल आर्ट में मदद करने का मौका है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ। उन चारों में से केवल लूजिए और लिनये ही मार्शल आर्ट के अभ्यासी थे। लिनये का मार्शल आर्ट क्षेत्र पहले ही अर्धचरण या आकाशीय उड़ान क्षेत्र तक पहुंच चुका था। ऐसा अवसर नयुवान क्षेत्र के लोगों को एक छोटे क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता था, लेकिन आकाशीय उड़ान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसके लिए यह कोई उपयोगी नहीं था। हालांकि लूजिए का मार्शल आर्ट क्षेत्र अभी भी नयुवान क्षेत्र के 11वें स्तर पर था, फिर भी उसे विशुद्ध रूप से साधना बढ़ाने के अवसरों में कोई खास रुचि नहीं थी। वह हथियार बनाने से जुड़े अवसरों को खोजने में ज्यादा उत्सुक था। लिनसू की बातें सुनकर दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली। लिनसू को इस अवसर में कोई रुचि नहीं दिखी। ये सौभाग्य की बात थी। हालांकि लिनसू की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। मैं देख रही हूं कि तुम दोनों समूहों में गतिरोध चल रहा है। अगर यह मामला लंबा खींचता है तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि दूसरे लोग भी आ जाएंगे। ये सज्जन, लिनसू ने वांग जियुवान की ओर इशारा किया। वांग जियुवान ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं वांग जियुवान हूँ। अच्छा, वांग जियुवान है ना। लिनसू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपने मेरे सवाल का जवाब पहले दे दिया, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। मौका आपका है। वांग जियुवान के पक्ष के लोगों ने खुशी के भाव दिखाए, सिवाय युन झेनझेन के, जिसने लिनसू की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
अपनी बुद्धि से वह स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों के वास्तविक कारण का अनुमान लगा लेती थी। अपने साथियों के प्रसन्न चेहरे देखकर युन झेनझेन ने अपने होंठ काट लिए और चुप रही। इस बीच जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति और उसके समूह के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। क्या सिर्फ इसलिए कि वांग जियुआन ने पहले उत्तर दिया, अफसर उसके पास चला गया। कितना मनमाना, और सबसे बढ़कर लिनसू ने अफसर के स्वामित्व का फैसला किस आधार पर किया। वह मन ही मन दहाड़ा, लेकिन दुर्भावना का एक संकेत भी दिखाने का साहस नहीं कर सका। आप कैसे हैं? लिनसू मुस्कुराया और अपनी नज़र दाग धब्बों वाले आदमी के समूह पर घुमाई जो बहुत ही सौम्य लग रहा था। जख्मी चेहरे वाला आदमी चुप रहा। वह क्या कह सकता था? उसे यकीन था कि अगर उसने एक भी बार नहीं कहा तो वह आज ही निस्संदेह मर जाएगा। इस बिंदु पर वह केवल एक मुस्कान ही निकाल सका, लिनसू की ओर अपने हाथ बढ़ाए और बिना कुछ कहे चला गया। जैसे ही जख्मी चेहरे वाला आदमी और उसके आदमी चले गए, लिनसू ने अंततः हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण की तरह अन्य तीनों को आगे बढ़ाते हुए उस स्थान से गायब हो गई। वाह! लिनसू और अन्य लोगों के जाने के बाद सिस्टर यू ने जल्दी से युन झेनझेन को गले लगा लिया। एक आपदा से बच निकलने की अभिव्यक्ति के साथ उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं, जैसा कि जीनियस बैटलफील्ड के नंबर 1 से उम्मीद की जाती है। वह आभा टीएस। युन झेनझेन ने अवचेतन रूप से अपने हाथों को भींच लिया, अपने होठों को एक साथ दबा लिया, बिना बोले। ठीक है, इस बार किस्मत अच्छी रही, वांग जियुआन ने कहा। हालांकि उसे वजह समझ नहीं आई थी, पर उसे पता था कि जितनी देर से कदम उठाएंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बदल सकती हैं। उसने जल्दी से टोकन निकाला और उसे एक्टिवेट किया। चलो जल्दी से अवसर भूमि में प्रवेश करते हैं। जल्द ही घाटी के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली प्रकाश की परत छट गई और समूह एक एक करके अंदर प्रवेश कर गया। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। अन्य लोगों के पीछे लाल बादलों से भरी घाटी के हृदय में जाते हुए युन झेनझेन ने अन्य लोगों की तरह तुरंत लाल प्रशिक्षण बादल को अवशोषित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपनी हथेली खोलते हुए एकांत स्थान पर चली गई। उसकी गोरी त्वचा पर अत्यधिक बल के निशान थे और उसकी हथेली के बीच में एक अंतरिक्ष वलय चमक रहा था। स्पेस रिंग को देखते हुए युन झेनझेन को मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। अल्पविराम। क्या हमें जैनिज़्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए? शून्य में लिन ये मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया। इससे पहले वह चुप रहा था और जब वे एक दूसरे से दूर हो गए तो उसने केवल बात की। जरूरत नहीं है। लिनसू ने हल्के से सिर हिलाया। क्या तुमने नहीं देखा कि वह पूरे समय हमसे कैसे मुंह फेरे रही? वह ये नहीं दिखाना चाहती कि वह हमें जानती है और अचानक स्वीकारोक्ति उसके लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकती है। लिनये ने पिछली स्थिति के बारे में सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। ये सच है तो क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए और गुप्त रूप से उसे कुछ संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए? मैंने देखा है कि झेनझेन नयुवान क्षेत्र के 11वें स्तर को पार करने के करीब है। अगर वह ऐसा करती है तो उसे कल उच्च संप्रदाय द्वारा चुने जाने का मौका मिल सकता है। एक साथ बड़े होने के बाद लिनये अभी भी युन झेनझेन का ध्यान रखना चाहती थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उन्हें पहले ही दे दिया है। लिनसू मुस्कुराए। यद्यपि उसके पास बचपन की यादें नहीं थीं, लेकिन युन झेनझेन ने उसके पार जाने के बाद कई बार उसकी मदद की थी, इसलिए उसकी थोड़ी देखभाल करना स्वाभाविक था। वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन लिनसू के लिए यह मुश्किल नहीं था। उसे बस घोस्ट से स्पेस जंप का उपयोग करने और चुपचाप संसाधन से भरे स्पेस रिंग को उसके पास स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।